हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पे। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग आज की इस कक्षा में क्लास 12 जो होम साइंस है उसकी जो पहली वाली जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो होम साइंस विषय है जिसे हम गृह विज्ञान भी कहते हैं, यह खासकर बालिकाओं के लिए ही है। जो बालिकाएँ जो बहनें क्लास 12 में गृह विज्ञान ली हुई है उनके लिए हैं। आपको पता है कि 100 मार्क्स की सिलेबस है जिसमें 70 मार्क्स आपका थ्योरी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल है। जी हाँ, 30 नंबर क्या है? प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आपको इस विषय में परिपूर्ण बनना है तो आप इस क्लास में बने रहिएगा। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, उसका नाम है अंतःस्रावी। क्या नाम है? अंतःस्रावी प्रणाली। जी हाँ, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अंतःस्रावी प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब सर इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्यों है, हम ये जानेंगे। देखिए, आज के समय में हम लोग दैनिक कार्य करते हैं, जैसे में हम लोग पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, कभी कभी तनाव में भी आते हैं। ये स्वाभाविक बात है। ये हर एक छोटे बच्चे से लेकर के जो वृद्ध व्यक्ति है उन सब के समय ये समस्याएं आती हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ याद होते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं। कभी कभी हम लोग को तनाव आ जाते हैं, कभी कभी हम लोग गुस्सा में चले जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, यह जो क्रिया है क्यों हो रहा है? क्या यह क्रिया कोई मॉनिटर कंट्रोल कर रहा है, या हमारे शरीर में भी कोई वंडरफुल मशीन है जो इसे कंट्रोल कर रहा है? तो इस क्लास में हम उसी वंडरफुल मशीन के बारे में जानेंगे जो इन सभी क्रियाओं को, दैनिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है, बोले तो नियंत्रित और समन्वयित कर रहा है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं, और उनको नियंत्रण करने वाली प्रणाली, जिनको हमने नाम दिया अंतःस्रावी प्रणाली। जी हाँ, आपको चैप्टर में पता है नाम क्या है? अंतःस्रावी प्रणाली। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। महत्व क्यों है? क्योंकि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से 10 से 15 प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, और बोर्ड की परीक्षा अगर दे रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और एक और बात, आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट भी करने हैं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ज़रा अपना भी परिचय दे दूँ। मेरा नाम हुआ विकास कुमार, और आज इस सॉफ्ट स्टडी आकाश जो चैनल है इसमें मेरा आज पहला क्लास है। तो आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है होम साइंस, गृह विज्ञान। तो थोड़ा हम जानने वाले हैं सर गृह विज्ञान होता क्या है। तो चलिए थोड़ा हम जानते हैं इस विषय के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि इसे पढ़ना क्यों है, और एक बालिकाओं के जीवन में इस विषय का क्या महत्व है। क्या कारण है कि सिर्फ बालिकाओं को ही यह विषय पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, बालक क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या कारण है कि बालक को यह विषय लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन बालिकाओं ले सकती है? क्यों? इस कारण को थोड़ा हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा देखिए, अगर हम बात करें होम साइंस का, तो यदि हम देखते हैं जो होम साइंस है ये दो शब्द से मिलकर बना है। होम साइंस, होम और साइंस। सर होम का अर्थ होता है गृह। जी हाँ, होम का अर्थ क्या होता है सर? गृह होता है। गृह तो आपको पता है सर, गृह मतलब हम जहाँ निवास करते हैं, हम जहाँ निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं गृह। और एक शब्द है साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। सर ये विज्ञान किसकी विज्ञान है? ये विज्ञान है जिस घर में हम निवास करते हैं, जिस समाज में हम निवास करते हैं, जिस परिवार से हमारा संबंध है, उससे संबंधित विज्ञान है। जी हाँ, तो यदि आपको समाज में रहना है, यदि आपको घर और परिवार चलाना है, तो आप उस परिवार में बहुत सारी क्रियाकलाप प्रतिदिन औरतें संपादित करती हैं,
जैसे में सर सुबह उठ करके बड़ों को क्या करना, नाश्ता देना, है ना, सुबह उठती है ना, बड़ों के लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों को उस स्कूल के लिए तैयार करना, बच्चे को उस प्रकार का व्यंजन देना नाश्ते में जो उनके सेहत के लिए हानिकारक ना हो, बोले तो लाभदायक हो। तो ये सभी एक वैसी स्त्री कर सकती है जो सबल है और शिक्षित है। जी हाँ, तो शिक्षित स्त्री ये सब कर सकती है, और इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस विषय में। थोड़ा सा हम इसको शुरू करने से पहले एक बात जानना चाहते हैं कि स्त्री के जीवन में 3 चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक घर, एक परिवार और तीसरा समाज। क्योंकि आपको इन तीनों को लेकर चलना पड़ता है। अगर घर परिवार को लेकर चल रहे हैं, समाज को नहीं लेकर चल रहे हैं तो फिर भी दिक्कत है। घर को लेकर चल रहे हैं, समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन परिवार आपसे खुश नहीं है, फिर भी दिक्कत है। तो स्त्री के जो जीवन में है ये दोनों चीज़ काफ़ी महत्व रखती है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में। तो आपने समझा गृह विज्ञान क्या है, तो गृह विज्ञान का आप शाब्दिक अर्थ समझे हैं, गृह से संबंधित विज्ञान, लेकिन इसका परिभाषा क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा देर आप लोग वेट करेंगे। जी हाँ, आप यदि देखिए, चलिए मान लीजिए एक सर्कल है यहाँ पे, चलिए आपके सामने 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अगर इसको मैं बोल दे रहा हूँ घर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ परिवार, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ समाज। तो एक स्त्री के लिए क्या ज़रूरी है, इन तीनों को लेकर चलना, घर को भी लेकर चलना है, परिवार को भी लेकर चलना है, और समाज को भी लेकर चलना है। बोले तो आप इस वाले फिगर को देखिए, यही सिखाता है आपको होम साइंस। जी हाँ, गृह विज्ञान यही आपको सिखाता है कि एक स्त्री एक घर, परिवार और समाज के बीच किस प्रकार से समन्वय को स्थापित करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस के बारे में। तो चलिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि होम साइंस क्यों पढ़ना है, एक स्त्री के जीवन में इसका क्या महत्व है, समझे ना। घर, परिवार और समाज के बीच स्थायित्व को प्रदान करने के लिए, और ताकि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके। तो इस विषय के पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ लिए और परीक्षा में अच्छा नंबर आ गया, इसे अपने जीवन में भी पालन करना है। जी हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गृह विज्ञान। देखते हैं, तो यहाँ देखिए गृह विज्ञान जिसे होम साइंस अभी पढ़ा हूँ मैं, गृह विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, होम साइंस कहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो घर, परिवार और तीसरा क्या है, समुदाय, घर, परिवार, समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यही तो मैंने बताया कि गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें घर, परिवार और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, समुदाय, इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। सर वो विभिन्न पहलू है कौन सा, तो आप देखिए पोषण, वस्त्र, गृह प्रबंधन, मानव विकास, सामुदायिक जीवन। जैसे में अभी पोषण है, ये पोषण गृह विज्ञान का सबसे प्रमुख पाठ है अगर देखा जाए तो। क्यों सर, क्योंकि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जिसके कारण उनके शरीर में वृद्धि और विकास होता है। मान लीजिए आपको ही अगर अच्छा भोजन ना दिया जाए तो क्या आपके शरीर का वृद्धि और विकास होगा? जी नहीं। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमें प्रोटीन का स्रोत लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत लेना चाहिए, जिस भोजन में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, खनिज हो, उन सब को ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे शरीर को पोषण मिल सके। जी हाँ, इसे ऊर्जा के लिए कौन जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट जरूरी है ना। तो पोषण जरूरी है। तो हम गृह विज्ञान में पढ़ेंगे पोषण के बारे में। वस्त्र, एक बच्चे हैं उसको कैसा वस्त्र देना है, एक बड़े बच्चे हैं उसको कैसा वस्त्र देना है, अपने आप को कैसा वस्त्र पहनाना है, खाना बना रहे तो कैसा वस्त्र पहनना है कि नहीं, पूजा के समय कैसा वस्त्र पहनना है,
ये सब ध्यान देना है। अगर धो रहे हैं वस्त्र को तो किस प्रकार से उसको धोने के क्या चरण होने चाहिए, इन सब के बारे में ध्यान करेंगे। फिर दिया है गृह प्रबंधन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की यही है स्त्रियों में, क्योंकि जो आज की जो स्त्रियाँ मॉडर्न एज की जो नारी हो रही है उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो है गृह प्रबंधन का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं नारी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। क्यों सर, नारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। जी हाँ, तो गृह प्रबंधन की समस्या स्त्रियों को आती है कि जैसे घर में अगर परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो अक्सर देखते होंगे परिवार में बंटवारा काफ़ी हो रहे हैं बंटवारा, ये छोटी मोटी कारणों से हो रहे हैं। तो इसके क्या कारण हैं कि छोटी मोटी कारणों से बंटवारा हो रहे हैं। जी हाँ, तो जो स्त्री अपने जीवन में ये नहीं समझ पाए कि एक बड़े फैमिली को, न्यूक्लियर फैमिली को, बिग फैमिली को कंट्रोल कैसे करना है, तो उस घर में बंटवारा निश्चित है। और मॉडर्न एज में आप काफ़ी देख भी रहे होंगे, आप अपने अगल बगल देखिए, है ना। अब कहीं कहीं नहीं है तो अपवाद में वो रहता है, लेकिन अक्सर आपको देखने को ऐसा मिल रहा होगा। तो गृह प्रबंधन का अर्थ होता है कि एक स्त्री एक बड़े परिवार को कैसे चलाती है, उस घर के बच्चे को कैसे संभालती है, उस घर के बच्चे को, वृद्धों को, अपने पति को, इन लोगों को कैसा भोजन प्रदान करती है, उन लोगों के लिए कैसे नाश्ते तैयार करती है ना। तो गृह प्रबंधन में बहुत चीज़ देखते हैं। उसके अलावा वे अपनी आर्थिक जीवन में क्या कुछ कर रही कि नहीं कर रही है, क्या उनके पति ही सिर्फ अकेले कमा रहे हैं। तो इसमें देखा जाता है कि अगर सपोज डैट अगर पति कमा रहे हैं तो स्त्री को भी उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। जैसे में अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे को पढ़ा सकती है, अगर स्त्री के पास कौशल होगा तो कोई ऑनलाइन वर्क भी कर सकती है, डिजिटल दुनिया से अगर उनका रिश्ता नाता होगा तब। यदि उन्हें सिलाई मशीन आता होगा, सिलाई मशीन चलाने आता होगा, तो वो सिलाई मशीन चला करके, कपड़े सिल करके अपने घर वालों का क्या कर सकती है, पालन पोषण भी कर सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता समय कब आपका खराब हो जाएगा। फिर एक टॉपिक है मानव विकास। तो आपने देखा कि होम साइंस के अंतर्गत हम पोषण, वस्त्र परिधान, गृह प्रबंधन, मानव विकास। सर मानव विकास क्या होता है? आप भूगोल में पढ़े होंगे मानव विकास के बारे में कि मानव को हम स्वतंत्रता देते हैं ताकि उनका विकास हो, है ना, उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करो ताकि उनका विकास हो। तो कि मानव का विकास कैसे होता है, और इसमें स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप जो कुछ भी सीखते हैं, तो मानव विकास में आप जो कुछ भी आप सीखते हैं अपने जीवन में, वो अपने माता और पिता से ही सीखते हैं। और ख़ासकर उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना भाई, वो होता है स्त्री का होता है। जी हाँ, वो किसका होता है? स्त्री का होता है सबसे बड़ा योगदान। तो स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक बच्चे, एक वृद्ध का विकास के लिए वो क्या क्या कदम उठा सकती है। फिर दिया है सामुदायिक जीवन। सिर्फ पारिवारिक जीवन को ही नहीं देखना है, सिर्फ घरेलू जीवन को ही नहीं देखना है, बल्कि आप एक स्त्री है, एक साक्षर स्त्री अगर होगी, एक कौशल युक्त स्त्री होगी, तो समाज में भी अपना योगदान दे सकती है, समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकती है। जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे कि आजकल जो स्त्री है वो समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कर रही है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, 7 मई 2025 को भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंदूर। किसके विरुद्ध सर? पाकिस्तान के विरुद्ध। क्यों पता है ना? हमला जो हुआ है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमला हुआ है ना, पहलगाम अटैक, 41 लोग उसमें क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके विरोध में भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, आप लोगों को पता होगा, उसमें जो स्त्री उसको कंट्रोल कर रही थी वो लेडीज है ना, स्त्री ही है। सोचिए, याद करिए आप लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल क्या नाम है उनका, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी, है ना, सोफिया कुरैशी नाम है ऐसा कुछ, और एक और है कैप्टन व्योमिक यासीन। तो आप देखें कि किस प्रकार से स्त्री भी देश की डिफेंस सिस्टम में अपना योगदान दे रही है। अर्थात अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी, साक्षर होगी, तो वह कुछ भी कर सकती है। और इसके लिए हमारी सरकार कदम भी उठा रहे हैं। बिहार में ही देख लीजिए, 35% रिजर्वेशन दिए गए हैं स्त्री को, है कि नहीं है? मनरेगा के तहत अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है, काम करने वाली है, तो 1/3 मतलब 33% आरक्षण दिया गया है। अभी फिलहाल में 106वां संविधान संशोधन हुआ है,
याद होगा आपको। उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, सांसद में है कि नहीं है, राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। तो आप देख रहे हैं कि समाज में स्त्री आगे बढ़ रही है। और याद रखिएगा, आपके भारत में, राज्य में, आपके भारत या पूरे राज्य की बात करें, जितनी विधानसभा है उन विधानसभा में से सबसे अधिक पंचायतों में अगर जो सरपंच है या प्रधान है तो उनमें महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ है, याद रखिएगा। और आजकल महिलाएं क्या नहीं कर रही है, हर कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है। जो एक मानव, एक पुरुष नहीं कर सकता है वो आज महिला कर रही है। तो इस विषय का पढ़ना का महत्व बहुत अधिक है। तो इस विषय को पढ़ना क्यों, समझ गए? इस विषय को पढ़ने से आपको फायदा क्या है? घर, परिवार, समुदाय, इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा। क्यों पढ़ते हैं सर? इनमें मुख्य विषय क्या है? तो पोषण, वस्त्र, गृह प्रबंधन, मानव विकास और सामुदायिक जीवन जैसे विषय शामिल है। तो आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान समझ गया क्या होता है? गृह विज्ञान, जिसे होम साइंस कहते हैं, एक ऐसा विषय है जो घर, परिवार, समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसमें पोषण, वस्त्र, गृह प्रबंधन, मानव विकास, सामुदायिक जीवन जैसे विषय भी शामिल हैं। आगे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा देखते हैं। यह विषय व्यक्तियों और परिवारों को घर और परिवार के कुशल और प्रभावी प्रबंधन, एक शब्द है कुशल और प्रभावी प्रबंधन। सर ये क्या है? कुशल और प्रभावी प्रबंधन। मान लो सपोज दैट आपको मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, मान लो आपको मैं 100 रुपया दे रहा हूँ और मैंने बोला आपको 100 रुपया में ही पूरे महीने चलाने हैं। तो कोई स्त्री क्या करेगी? 10 केजी चावल ले लेगी, है ना, 100 रुपया खत्म हो गया। लेकिन अगर कुशल प्रबंधन जो करने के लिए क्या होगा, उस 100 रुपया में ही इतना कम खर्च करना है या इतना कम सामान खरीदना है कि सब चीज़ आ जाए उसमें, है कि नहीं है? तो कुशल प्रबंधन का अर्थ हुआ कि अगर आपके पास संसाधन कम है लेकिन आप उसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, वही होता है कुशल प्रबंधन। संसाधनों की कमी है लेकिन आप उसमें ही अपने परिवार की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, तो यह कहलाता है कुशल प्रबंधन। जैसे कि गरीब परिवार में आपको खासकर देखने को मिलता है, संसाधन कम होते हैं लेकिन अगर अनपढ़ स्त्री होगी तो शायद वे उस परिवार को चलाने में असमर्थ हो। लेकिन अगर वो स्त्री पढ़ी लिखी होगी, उनको पता है कि एक समाज में, एक घर में किस तरह से प्रबंधन करना है, तो वे इस कम संसाधन में ही उस घर को, उस समाज को पूर्ण रूप से चला सकती है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। फिर आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। और यह विषय आपको बताता है क्या वो कुशल प्रबंधन करना है। कुशल प्रबंधन के लिए 2 चीज़ चाहिए, कौशल का ज्ञान भी चाहिए। कौशल का ज्ञान नहीं होगा तो आप कुशल प्रबंधन नहीं सीख सकते, है कि नहीं है? और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। यह विषय आपको सिखाता है कि एक स्त्री अपने जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार कर सकती है। तो आशा है कि आपको जो गृह विज्ञान जो शब्द है उसके परिभाषा और उसकी विशेषताएं आपको समझ में आए होंगे, और यह हम विषय क्यों पढ़ रहे हैं आपको यह सब समझ में आ गई होगी। तो जितनी बहनें हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक शब्द, एक देखिए, आपसे कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ होम साइंस, आधुनिक, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न होम साइंस, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न होम साइंस। सर होम साइंस के पिता कौन है? कौन सा होम साइंस? मॉडर्न होम साइंस। पूछेगा नहीं लेकिन कोई पूछ दे, अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, बिहार टॉप कर रहे हैं इंटरव्यू, तो कोई पूछ दे तो हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न होम साइंस। तो याद रखिएगा मॉडर्न होम साइंस के जो पिता हैं उनका नाम है जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस फ्रीहर वॉन लिविग। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जस्टिस फ्रीहर वॉन लिविग। आप इसको लिख भी सकते हैं। एक समस्या आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा उसको लिखते चलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, गृह विज्ञान पढ़ाया, तो टॉपिक दे देना है क्या सर? गृह विज्ञान। इस तरह से टॉपिक दे दीजिए, गृह विज्ञान दे दीजिए, और इसी में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? घर, परिवार,
समुदाय से संबंधित है कि नहीं है। इसमें लिख दीजिए विषय क्या इसमें पढ़ना है, तो अभी पढ़े हैं। इसमें पोषण, वस्त्र, परिधान, है ना, पोषण, वस्त्र, परिधान अभी आप पढ़ रहे हैं। उसमें फिर हम लिख सकते हैं तकनीक, सीखेंगे इसमें हम, है कि नहीं। पोषण हो गया, वस्त्र परिधान हो गया, परिधान, तकनीक, सामुदायिक जीवन, मतलब आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ। तो उतना पूरा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गृह विज्ञान क्या है, फादर इसके कौन है। फ्रीयर वन लॉबी, एक जस्टिस थे पहले वो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका गृह विज्ञान की शाखा। क्या टॉपिक है सर? गृह विज्ञान की शाखा। इसकी कौन कौन शाखाएं हैं? देखिए गृह विज्ञान की मुख्य रूप से 5 शाखाएं, मतलब शाखाएं गृह विज्ञान में जिस विषय का अध्ययन करते हैं ना, उसी को बोला गया है शाखाएं। तो इनकी मुख्य रूप से 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सर? पहला है आहार और पोषण, अभी पढ़े हैं। दूसरा है मानव विकास, अभी पढ़ के आ रहे हैं सब, मानव विकास एवं परिवार अध्ययन। तीसरा है वस्त्र एवं परिधान। चौथा है संसाधन प्रबंधन। और पांचवा है संचार एवं विस्तार, तकनीक। तो अभी हम देखिए, याद रखिएगा, गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। कितनी है? 5 शाखाएं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 5 शाखाएं ही है। एक है आहार और पोषण, दूसरा है मानव विकास एवं परिवार अध्ययन, तीसरा वस्त्र एवं परिधान, संसाधन प्रबंधन और सूचना और विस्तार। इन शाखाओं के अंतर्गत पोषण, बाल विकास, खाद्य एवं पोषण, घरेलू अर्थशास्त्र, हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। वो अर्थशास्त्र नहीं जो देश का है, एक घरेलू। उपभोक्ता विज्ञान कि एक उपभोक्ता के क्या क्या गुण हैं, एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र से संबंधित विज्ञान पढ़ेंगे। इंटीरियर डिजाइन के घर में अगर घर है, अगर जैसे आप लोग देखते होंगे समाज में बहुत सारी स्त्री है, अगर घर मड़ई का है, झोपड़ी का है, तो वे लोगों को लगता है कि ये बेकार है। लेकिन एक कुशल प्रबंधित और कौशल युक्त स्त्री उस घर को ही स्वर्ग बना सकती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटीरियर डिजाइन, अब घर में आप क्या क्या डिजाइन कर सकती हैं। विस्तार, शिक्षा, मतलब इन सब विषयों का अध्ययन करना है इस गृह विज्ञान में। तो बिना देरी किए हुए आज की अगला जो अध्याय हम लोग का है शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने है, लड़की को गृह विज्ञान की जानकारी क्यों आवश्यक है? अभी तो मैंने एक शब्द बोला था पहले कि लड़की लोगों को गृह विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। तो प्रश्न उठता है, सर क्यों? वाई वी स्टडी होम साइंस, व्हाट इज नेसेसरी? तो चलिए हम बात करते हैं। लड़की को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे, स्वाभाविक है, आप बहाने से पढ़ रही है, क्योंकि यह उसे व्यक्तिगत, देखिए अभी बताया हो ना, अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन के लिए व्यवहारिक कौशल सिखाता है। जी हाँ, ये आपको व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन के लिए आपको सिखाता है कौशल, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, घर प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचार, तकनीक, ये सब। यह कौशल लड़कियों को सशक्त बनाता है। जी हाँ, अगर आप गृह विज्ञान जानती है तो यह एक लड़की को एम्पावरमेंट प्रदान करता है। यस, इट प्रोवाइड एम्पावरमेंट टू द गर्ल ऑफ द सोसाइटी। अक्सर समाज में देखते होंगे स्त्री को समझा जाता है कि वे पुरुष से कम है ना, पुरुष से कम है। लेकिन अगर इस विषय का अध्ययन आप सही से करते हैं तो यह आपको समाज में सशक्त बनाता है, जिससे वे स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का बेहतर ध्यान रख सकती है। मतलब अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का भी सही से ध्यान रखना है, और घर को कुशलता पूर्वक चला सकती है और भविष्य में अच्छे करियर के अवसर प्राप्त कर सकती है। तो आपने देखा कि एक लड़की को गृह विज्ञान क्यों पढ़नी चाहिए, समझ गए? क्यों पढ़ना है? उसका व्यक्तिगत जीवन सफल हो, पारिवारिक जीवन सफल हो। अगर कोई पेशा संबंधित है, जैसे कोई शिक्षक है, शिक्षिका है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो उसका सफल हो। उसका लड़की
यह विषय उनको सिखाता है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है, कम पैसा में ही, कम संसाधन में ही अधिक से अधिक कामों को करना। यह स्वयं और परिवार के बेहतर जीवन के लिए भी ज़रूरी है और इनको भविष्य में अच्छे कैरियर के अवसर भी प्रदान कर सकती हैं। तो आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज पहला क्लास है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, यह क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। आगे हम बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। अब हम चैप्टर पे चलते हैं, क्योंकि किसी विषय को शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि वो विषय है क्या, वो विषय हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं तो उस विषय की पढ़ने का फिर कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, आते हैं चैप्टर शुरू कर देते हैं। मेरा ये मकसद नहीं था, मैं चाहता तो ऐसे ही शुरू करके अभी आधा क्लास ख़त्म भी कर दिया जाता है, लेकिन इट्स नॉट माई एम। ओके, माई एम इज़ टू give you knowledge about the chapter, why we study, what we study and how we study. Okay, तो then let's ahead। चलिए आज का चैप्टर का जो हम लोग का हेडिंग है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाम है शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली। शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली, जिसको हम प्यार से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोस्रीन ग्लैंड। ओके, एंडोस्रीन एक्सोस्रीन पढ़े होंगे ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक क्रिया, तो टॉपिक का नाम है शारीरिक क्रिया। तो कोई पूछे सर शारीरिक क्रिया क्या होता है, तो नाम में शारीरिक क्रिया वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम जो हमारे शरीर द्वारा संपादित की जाती है। जी हाँ, वे सभी कार्य जो हमारे शरीर कर रहे हैं वही है शारीरिक क्रिया। जैसे हम हाथ से क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, शारीरिक क्रिया। हम बोल रहे, शारीरिक क्रिया है। चल रहे, शारीरिक क्रिया है। तो हमारे शरीर जो भी कार्य संपादित करे वो सभी शारीरिक क्रिया, स्वाभाविक है। तो देखिए लिखा भी हुआ है, वे क्रियाएं होती है जो हमारे शरीर में निरंतर रूप से होती रहती है। जी हाँ, जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं संपादित हो रही है उन्हें हम कहते हैं शारीरिक। इनका मकसद क्या है, इनका मकसद एक ही है कि हमारा जो शरीर है सुचारू रूप से कार्य कर सके। इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार की होती है, दो। एक होता है बाह्य शारीरिक क्रिया, एक होता है आंतरिक शारीरिक क्रिया। तो जो शारीरिक क्रिया हमें दिखाई देती है, जैसे हम चल रहे हैं, कोई चल रहा है तो आपको दिखाई देगा, हम लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, हम हंस रहे हैं दिखाई दे रहा है ना। तो जो शारीरिक क्रिया है आपको दिखाई दे रही है, शरीर के बाहर हो रही है, वो है बाह्य शारीरिक क्रिया है। और जो शारीरिक क्रिया शरीर के अंदर हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो है आंतरिक शारीरिक क्रिया है। तो सर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें ये वाला नहीं जानना है कि बाह्य शारीरिक क्रिया क्या होता है, हमें जानना है आंतरिक शारीरिक क्रिया। जी हाँ, खुश क्यों हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, आंतरिक शारीरिक क्रिया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बाह्य शारीरिक क्रिया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वे एक क्रिया है शरीर के बाहर से दिखाई देती है। जी हाँ, ये दिखाई देती है और बाहरी अंगों की सहायता से, बाहरी हाथ हो गया, पैर हो गया, है ना, मुंह हो गया, जैसे में चलना, दौड़ना, बोलना, खाना, सांस लेना, हंसना या रोना इत्यादि। आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला टॉपिक है आंतरिक शारीरिक क्रिया। तो नाम में ही आंतरिक, एक क्रिया है शरीर के अंदर होती है और दिखाई देगा नहीं देती है, लेकिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, जैसे में शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, शरीर के अंदर ग्लूकोज कोशिका में विखंडित हो रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, जी नहीं। तो ये क्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आंतरिक क्रिया और बाह्यतम क्रियाएं दोनों में शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका उत्तर होगा सर आंतरिक क्रिया। स्टार मार्क लगा सकते हैं इसको, लेकिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण पाचन क्रिया, रक्त का संचार, श्वसन क्रिया, हार्मोन का स्राव। देखिए ये हमको यही वाला पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोगों ने देखिए इसको हाईलाइटेड किया है पहले से, हम लोग को यही पढ़ना है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पढ़े होंगे क्लास 10 में, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्रिया आंतरिक क्रिया है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इनके अलावा कुछ अन्य वर्गीकरण भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके अलावा क्रियाओं के कुछ अन्य वर्गीकरण भी हैं जो इस प्रकार है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर,
कभी कभी सब्जेक्ट में पूछ जाता है ऐच्छिक क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया क्या है। तो एक होता है स्वैच्छिक या ऐच्छिक, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित हो, और एक होता है अस्वैच्छिक, जिसको हम प्यार से अनैच्छिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनैच्छिक। जी हाँ, तो चलिए हम जानते हैं स्वैच्छिक क्रिया क्या है। तो जिन शारीरिक क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण हो, हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नाम है स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा द्वारा नियंत्रित होने वाले कार्य स्वैच्छिक क्रिया। जैसे में बोलना, हम चाहेंगे तो बोलेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। हाथ उठाना, जैसे में चलना, दौड़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अस्वैच्छिक क्रिया। तो जिन शारीरिक क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण, हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें ही हम क्या नाम देंगे मेरे भाई? उनको हम नाम देंगे अस्वैच्छिक क्रिया, जिसको हम हिंदी में और क्या बोल सकते हैं सर? उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अनैच्छिक क्रिया बोल सकते हैं। जी हाँ, इनको इंग्लिश में बोले इसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस, इनको इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, जैसे में दिल की धड़कन। सर दिल की धड़कन क्या है? तो बताइए, आप सांस लेते हैं तो दिल हमेशा धड़कते रहता है, लब डब लब डब। आप पढ़े होंगे स्वस्थ मनुष्य की जो धड़कनें हैं 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कती है। ध्यान रखना है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 72 बार धड़कती है। पाचन, हम चाहे ना चाहे अंदर ही अंदर पाचन तो हो रहा है, कुछ खाए होंगे। तो श्वसन, हम चाहे ना चाहे ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का विखंडन ही कहलाता है श्वसन। बहुत लोगों को लगता है ना सांस ले लिए वो श्वसन है, गलत है मेरे भाई। सांस लेना मतलब श्वसन नहीं होता है, सीख लो। श्वसन का अर्थ होता है कोशिका में, जो शरीर की कोशिका है, जो कोशिका है, कोशिका में किसका विखंडन? कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन। आप पढ़े होंगे कि सर कोशिका में ग्लूकोज विखंडित होती है ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो CO2 H2O और ऊर्जा बनता है ATP के रूप में। याद है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यही है आपका श्वसन। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें आप देख रहे हैं दूसरा हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी प्रणाली। हम लोगों ने शरीर क्रिया विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक क्रिया क्या है, बाहरी, आंतरिक, स्वैच्छिक, अनैच्छिक, है ना, समझ में आ गया होगा। तो अब कमेंट में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कमेंट में बताना है आप लोगों को इस वीडियो के खत्म होने के बाद, उल्टी आना कौन सी क्रिया है? उल्टी आना कौन सी क्रिया है? स्वैच्छिक है कि अनैच्छिक है? ये वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। ओके, यही प्रश्न है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं और अन्य JPSC बोर्ड जो भी है उनमें भी पूछा गया है। तो आज का टॉपिक हमारा अगला है ग्रंथि। सर ग्रंथि क्या होता है? देखिए, ग्रंथि एक विशेष प्रकार की उत्तक संरचना है। एक संरचना है जो शरीर में कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, तो ग्रंथि वे होती है जो शरीर में रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती है। जैसे में सर हार्मोन, एंजाइम, लार, पसीना। जी हाँ, तो जिस भी शरीर के अंग से, मतलब जो चीज़ हमारे शरीर में लार का निर्माण करती है, पसीना का निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है, उन सभी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ग्रंथि बोलते हैं, ग्रंथि कहते हैं। आपको ध्यान रखना है सर। जैसे में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, एक होता है लार ग्रंथि। याद है, लार ग्रंथि शरीर में होता है, मुखगुहा में 3 जोड़ी होता है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। याद नहीं करना, आपकी जरूरत नहीं है, मैट्रिक में आप सुने होंगे जरूर, पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। तो लार ग्रंथि है क्योंकि इनसे निकल रहा है एंजाइम, जो एंजाइम बना है वही ग्रंथि है। पसीना आप पढ़े होंगे, सर पसीना कहाँ से निकलता है? एक ग्रंथि हमारे शरीर में है जिसको हम बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। ध्यान रखेंगे, पसीना जिस ग्रंथि से निकलता है मेरे भाई, उसका नाम है श्वेत ग्रंथि। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग सुने होंगे इंसुलिन का नाम सुने होंगे सर, आप लोग नाम सुने होंगे इंसुलिन का। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन एक क्या है सर? हार्मोन है।
और ये निकलता है अग्नाशय से, सुने होंगे, जिसकी कमी से हमारे शरीर में होता है डायबिटीज, चीनी बीमारी। ये सभी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आप देख सकते हैं ग्रंथि दो तरह की है, एक अंतःस्रावी एक बहिस्रावी। सर अंतःस्रावी क्या है, हमको यही पढ़ना है, चैप्टर का नाम भी यही है, हमें ध्यान इस पर ही देना है। तो यह हार्मोन स्रावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ग्रंथि, यहाँ मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ, जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करे उसको हम नाम देंगे अंतःस्रावी। याद रखिएगा, अंतःस्रावी, ठीक है। और जो ग्रंथि एंजाइम स्रावित करे, क्या करे, एंजाइम, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बहिस्रावी ग्रंथि। और एक और बात, जो ग्रंथि इन दोनों को निकाले, मतलब ये भी निकाल रहे हैं ये भी निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई उनका जो नाम हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा मिश्र ग्रंथि हो जाएगा, मिश्र ग्रंथि हो जाएगा या मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ग्रंथि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार है, एक अंतःस्रावी और एक है आपका, आगे पढ़ेंगे, बहिस्रावी। अंतःस्रावी से क्या निकलता है सर, हार्मोन, आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में। और बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम, है ना। अंतःस्रावी से हार्मोन और बहिस्रावी से एंजाइम। और जो दोनों निकालता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मिश्रित ग्रंथि। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। तो शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हम जानते हैं। इसमें एक और बात जान लीजिए आगे बढ़ने से पहले, इनमें देखिए देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है, इनमें नलिकाएं नहीं होती, ये सीधे रक्त में जाती है। जी हाँ, सीधे रक्त में, अर्थात एक ग्रंथि जब शरीर के अंगों से निकलती है तो इनको विशेष अंगों तक पहुंचाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं है, ये डायरेक्ट कहा जाती है रक्त में। तो क्वेश्चन पूछता है, वह ग्रंथि जो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है उस ग्रंथि को क्या नाम देंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। यह कहा जाता है सीधे रक्त में। इनमें क्या नहीं होती, नलिकाएं, मतलब ये होती है नलिका विहीन। एग्जाम में पूछता है नलिका विहीन, यदि आप होम साइंस का टेस्ट एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन आया होगा, नलिका विहीन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर अंतःस्रावी ग्रंथि। क्यों सर, क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती है, बिना नलिकाओं के ही ये सीधे कहाँ चली जाती है, रक्त में चली जाती है। तो अभी हम जानेंगे इस चैप्टर में कि हमारे शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। तो एक है आपका थायराइड ग्रंथि, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, पढ़ेंगे इसके बारे में। थायराइड ग्रंथि नाम सुनिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल को हम हिंदी में, इसका एक नाम भी है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं सर, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। फिर अग्नाशय, अग्नाशय में देखिए, अब अग्नाशय के बारे में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अग्नाशय की अगर बात करें ना तो मिश्र ग्रंथि है अग्नाशय, ध्यान रखिएगा, मिश्र ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। सर तो इसमें क्यों लिखे आप, कारण है अग्नाशय का जो 99% भाग है, सभी बहन लोग ध्यान सुनिएगा, अग्नाशय का जो 99% भाग है वह बहिस्रावी ग्रंथि है। बोले तो सर एंजाइम निकालता है, मात्र 1% भाग हार्मोन स्रावित करता है, उसी को हम बोलेंगे अग्नाशय में। उसका नाम है लैंगरहैंस की द्वीपिका है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है, उसका नाम क्या है सर, लैंगरहैंस की द्वीपिका है। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अग्नाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, तो आपका उत्तर होगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। फिर नीचे आगे आइए, एक और ग्रंथि पाराथायराइड ग्रंथि है, फिर वृषण ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि भी, याद रखिएगा वृषण और अंडाशय ग्रंथि भी आपका मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों बोल रहे हैं सर, इनसे हार्मोन भी निकलेगा और इनसे अन्य द्रवीय पदार्थ भी निकलेंगे। फिर है पिनियल ग्रंथि, है ना,
तो इन सब ग्रंथि का अध्ययन हम करने वाले हैं बढ़िया से। तो चलिए, आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, तो नाम ही है बहिस्रावी, उसका उल्टा होगा। अभी बताया हूँ मैं, जो हार्मोन का श्रवण करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि, जो एंजाइम का श्रवण करे बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती है। बिल्कुल, चलते हैं। ये पदार्थों को शरीर की सतह या अंगों की खोखली सतह में नलिकाओं द्वारा छोड़ती है। ध्यान रखिए, क्या लिखा है, नलिकाओं द्वारा छोड़ती है, मतलब इसमें नलिकाएं होती है। और यह एंजाइम, आप पढ़े होंगे, पसीना या अन्य द्रव्य पदार्थ का श्रवण करती है। लेकिन हार्मोन वाला जो करेगा उसका नाम है क्या सर? तो उसका नाम आपको पता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सर जी बताइए, बहिस्रावी ग्रंथि में एग्जाम्पल, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में एक एंजाइम आप पढ़े होंगे मैट्रिक में, याद करो, टाइलिन। यदि आपको बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ाया गया, पढ़े होंगे टाइलिन। और कौन कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम, है ना, लाइसोजाइम आप पढ़े हैं ना। ये सभी एंजाइम है सर, जो लार ग्रंथि से निकलते हैं। याद करो, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, है ना। आगे देखिए, तेल ग्रंथि। अब गर्मी के दिनों में देखते हैं आपके चेहरा पर पसीना जब आता है तो तेल की तरह चिपचिपा हो जाता है, हाथ चिपचिपा हो जाती है, होती है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनको हम क्या बोलेंगे, तेल ग्रंथि। अभी मैंने बताया श्वेत ग्रंथि, इनसे क्या निकलता है सर, पसीना निकलता है। तो जहाँ पसीना निकल रहा है, एंजाइम निकल रहा है, तेल निकल रहा है, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे बहिस्रावी, क्योंकि इनसे हार्मोन नहीं निकल रहा है, इनमें नलिकाएं होती है। याद रखिएगा, ये सीधे रक्त में नहीं जा सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रमुख कार्य, थोड़ा सा कार्यों को हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, सबके बारे में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के मुख्य कार्य कौन है ना। तो पहला काम है शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। जैसे में पिट्यूटरी, भाई जितना भी ग्रंथि है सभी के अलग अलग काम है। जैसे में आप पढ़े होंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं बढ़िया से, मैं बार बार बता रहा हूँ मैं। तो यह जो ग्रंथि है, क्या सर उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी। आप देख सकते हैं नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। थोड़ा सा मैं मार्कर अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है, देखिए क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी आप पढ़े होंगे, इनको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, आप इसे कहीं लिख भी सकते हैं। इनको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रोथ हार्मोन छोड़ती है या अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। यह बहुत छोटी है, लेकिन आप कहावत सुने हैं ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, बिल्कुल यही है सर। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, इसी के जस्ट सामने मस्तिष्क के बीच में स्थित है ग्रंथि। यह ग्रोथ हार्मोन, जिससे आदमी की ग्रोथ होती है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, जैसे में पाचन होता है ना। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन। तो आप देख बस आपको इतना भी याद रखना है, शरीर की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। दो ही ग्रंथि है जो वृद्धि विकास कंट्रोल कर रहा है, एक आपका है कौन सा, पिट्यूटरी, और एक आपका कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो सर जी क्वेश्चन आया, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, बहुत सारा हार्मोन है, लेकिन मुख्य हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। अगला है प्रजनन क्रियाओं का नियंत्रण। इनसे प्रजनन क्रियाओं का भी नियंत्रण होता है। जैसे में हम लोग अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए ग्रंथि जरूरी है। जैसे में अंडाशय, स्त्री में अंडाशय, पुरुषों में वृषण, ये सेक्स हार्मोन छोड़ते हैं, जैसे एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। तो ग्रंथि प्रजनन क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। अगला है रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करना। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी कंट्रोल करता है सर। कैसे?
एक अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या निकलता है ये बता, इंसुलिन, ग्लूकागन, ये हार्मोन छोड़ते हैं और रक्त में क्या करते हैं, ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। आप पढ़े होंगे इंसुलिन की कमी से चीनी का बीमारी होता है। अगला है जल और लवण संतुलन, ये जल का भी संतुलन बनाए रखते हैं, उसका क्या नाम है, एडीएच। तो हम सबके बारे में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं अभी। तो आपको विशेष रूप समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या क्या कार्य है। तो कार्य में शरीर की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करना, प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा के स्तरों को कंट्रोल करना, समझ गया ना, जल का नियंत्रण करना, तापमान का संतुलन रखना, ये सभी काम किसके हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आज का हम लोग का जो पहला ग्रंथि है, जो आज का हम लोग का पहला ग्रंथि हम पढ़ने वाले, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। नाम है सर पिट्यूटरी ग्रंथि। तो देखते हैं क्या होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, पढ़े हैं। यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके बारे में एक विशेष बात बता दूं मैं, यह सबसे छोटी भी ग्रंथि है। तो आपसे एग्जाम में पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, या शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसका हिंदी में एक और नाम है, इससे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये पढ़ाया हूँ मैं, इन्हें हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यह शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। आकार, इसका आकार कैसा है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि एक मटर के दाने, मटर का दाना देखिए छोटा सा जो होता है, उसकी आकार ग्रंथि है। स्थिति यह होता कहाँ है, यह मस्तिष्क के आधार में स्थित है, मतलब बोले ना मस्तिष्क में है। यह छोटी सी हड्डी की जेब में, जिसे सेला टर्सिका, जिस हड्डी के बीच होता है मस्तिष्क में, उसका नाम है सेला टर्सिका, उसी बीच में यह ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्य, तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, कहाँ होता है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मस्तिष्क में होता है, मटर के दाने के आकार की है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ओके, कार्य पढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कार्य, पिट्यूटरी ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो शरीर के विकास, इसका काम क्या है, शरीर का विकास करना, चयापचय, प्रजनन, इन सब कामों में हेल्प करता है। इनसे निकलने वाले हार्मोन काफ़ी जरूरी है। ए भाई जितना ग्रंथि है सब काम विकास करना है, लेकिन कौन कौन से हार्मोन निकले जानते हैं। इनसे जो एक हार्मोन निकलता है उनका नाम है जीएच। सर जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, जीएच घबराना नहीं है जीएच को देखकर, जी से ग्रोथ, एच से हार्मोन। तो शरीर की वृद्धि और विकास, नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि और विकास करेगा। दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह सर क्या काम करता है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर, जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होता है हम पढ़ेंगे अभी, उसको सक्रिय करता है कौन, टीएसएच। तीसरा है एसीटीएच, एसीटीएच एक ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, इनको उत्तेजित करता है, मतलब बोले ना ये अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो सभी ग्रंथि कंट्रोल के लिए अलग अलग हार्मोन भी है। तो जो ग्रोथ को कंट्रोल करे जीएच हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करे टीएसएच हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल करे एसीटीएच हार्मोन। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। अगला है एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच अंडकोश और अंडाशय के कार्यों का नियंत्रण, प्रोलैक्टिन, यही ए वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए, प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकल रहा है भाई, ये निकल रहा है पिट्यूटरी से। काम क्या है, स्त्रियों में दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करना। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उनके लिए दूध चाहिए, तो उस दूध को उत्पादन करने में हेल्प कौन करता है, प्रोलैक्टिन। आप इसको याद रख सकते हैं। अगला एडीएच, यही पढ़ाया हूँ मैं, एडीएच भी इंपॉर्टेंट है। एडीएच का काम क्या है सर, जल संतुलन को नियंत्रित करना, ये जल संतुलन करता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन है इसमें है, इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन है जो स्त्रियों में दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट उसका नाम है एडीएच जो जल संतुलन को नियंत्रित करता है। अगला है ऑक्सीटोसिन, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन प्रसव और स्तनपान में सहायक। जब स्त्री गर्भवती होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ये क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन हेल्प करता है स्त्रियों को, तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो आप लोगों को मुख्य रूप से 3 हार्मोन इसमें याद रखने हैं। एक हार्मोन कौन सा है सर, एक हार्मोन आपका जो है उसका नाम है प्रोलैक्टिन जो दूध उत्पादन को कंट्रोल किया। जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है एडीएच,
ऐसे है बहुत सारा एडीएच, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। एडीएच जो जल संतुलन कर रहा है, कहाँ पे, समझ गए। तीसरा हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, क्या नाम है सर, ऑक्सीटोसिन। ये क्या कर रहा है, प्रसव और स्तनपान में सहायक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला ग्रंथि जो आपके सामने है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है सर, थायराइड ग्रंथि। आप अपने गला को देखिए, आप अपने गले के पास देखिए ग्रंथि होता है। थोड़ा फिगर को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, इस फिगर को। चलिए, लाइट इफेक्ट ज़्यादा है जिसके कारण आप सभी बच्चे को थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी इसमें देखने में। चलिए मैं इसको पीपीटी में लगवा देता हूँ, ठीक है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। चलिए हम इसे बताते हैं। आपका जो गला है, ठीक है, आपका जो गला है, आप इसको देखिए, थोड़ा सा मैं कलर कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपका इस तरह से आपका बॉडी है, मान लीजिए। बॉडी के ऊपर अगर देखा जाए तो इस तरह से आपका ये क्या है, ये आपका मुँहगुहा है। मुँहगुहा के नीचे एक पाइप निकलता है, आप पढ़े होंगे इस तरह के पाइप को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। उसी के आगे एक छोटा सा आप देख पा रहे हैं, एक ग्रंथि है, तितली की तरह, देख रहे हैं, लग रहा है बटरफ्लाई उड़ रहा है, बटरफ्लाई, तितली उड़ी है ना, बस में चढ़ी, वही वाला हाल। एक बटरफ्लाई, ऐसा लग रहा है एक बटरफ्लाई यहाँ पे क्या कर रही है सर, उड़ रही है। तो ये बटरफ्लाई के आकार का जो आप ग्रंथि देख पा रहे हैं मेरे भाई, यही ग्रंथि आपका है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसी आप सुनते होंगे घेगा रोग होता है। अगर ग्रंथि सही से काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है, घेगा रोग। तो देख लीजिए, यही जो आप ग्रंथि देख पा रहे हैं, ये आपका ग्रास नली है, और यहाँ जो ग्रंथि है यही आपका है थायराइड ग्रंथि। तितली के आकार की है, बटरफ्लाई। चलिए, तो शरीर की एक प्रमुख ग्रंथि है जो हार्मोन का स्रवण, भाई अंतस्रावी है तो स्वाभाविक है हार्मोन का ही स्रवण करेगी। यह ग्रंथि शरीर के चयापचय, ऊर्जा, विकास को कंट्रोल करती है ना। इसका आकार देख लीजिए, इसका आकार कैसा है सर, तितली के आकार की तरह। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, तितली की आकार की तरह है। ये ग्रंथि किसके तरह है सर, तितली की आकार के तरह है। तो आपको बना दिया गया है यहाँ पे, आप इसे बाद में देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। स्थिति ये होता कहाँ है सर, यह गर्दन के सामने, जो गर्दन आपका है यहाँ पे, गर्दन के सामने कंठ के नीचे, जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे कंठ है, जस्ट इसके नीचे होता है। जो ट्रैकिया होता है इस तरह से, जो ट्रैकिया होता है इस तरह से, उस ट्रैकिया के दोनों ओर होता है, इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसा इसका बनावट है। तो ट्रैकिया के दोनों ओर होता है ग्रंथि, कंठ के पास, समझ लें, एक ऑप्शन में एक ही को आएगा, ग्रंथि होता है कहाँ, तो कंठ के बगल में होता है, कंठ के नीचे है ना, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसका भी काम है ऊर्जा प्रदान करना, विकास को कंट्रोल करना। इसका मुख्य काम क्या है, शरीर के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, ओके, और ऊर्जा में। तो आगे हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। इसका कार्य, चयापचय दर। चयापचय दर मतलब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, उसका विखंडन होते रहता है ना, वही है चयापचय। शरीर के तापमान को संतुलित करना, एक बात याद रखिएगा, शरीर को तापमान को संतुलित करने के लिए एक मुख्य ग्रंथि है, ये तो करता है, एक मुख्य ग्रंथि है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा ग्रंथि तापमान का नियंत्रण करता है ना। तापमान का नियंत्रण करने वाला एक ग्रंथि का नाम बताए तो उसका नाम आप अलग से याद रखेंगे मेरे भाई, हाइपोथैलेमस। ये मुख्य ग्रंथि है जिसका मुख्य काम क्या है, भूख प्यास तापमान, भूख प्यास और तापमान को कंट्रोल करना, हाइपोथैलेमस। लेकिन ये भी करता है प्रोटीन संश्लेषण, यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रंथि प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, तो आपका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि। हृदय गति को कंट्रोल करना, इसका भी काम है। शारीरिक मानसिक विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मानसिक विकास में योगदान कौन देता है, थायराइड ग्रंथि देता है। आगे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, इससे मुख्य जो हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से जो मुख्य हार्मोन निकलता है उसका जो नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है थायरॉक्सिन। आप सुने भी होंगे, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है मेरे भाई। जी हाँ,
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ऐसे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मुख्य हार्मोन थायरॉक्सिन है, जिसको हम T4 भी कहते हैं। थायरॉक्सिन बोलिए या T4 बोलिए, बात एक ही है। इसका एक और नाम है, अन्य नाम है T4। इनको हम T4 भी कह सकते हैं या बोले तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कह सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं सर। चलिए, इसको आप लिख सकते हैं कहीं पे, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आगे देखिए, तो इससे 2 और हार्मोन कौन कौन सा है? T3, एक T3 हार्मोन भी है। तो आपने पढ़ा सर T4 को हम क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन। इंपॉर्टेंट यही है, T4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। T3 भी निकलता है, ये उतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। T3 इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसका नाम क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। ओके। और अगला जो लास्ट हार्मोन, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम है? कैल्सिटोनिन। आपको T4 याद रखना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। T4 यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम, नाम ही है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। तो किसका नियंत्रण करेगा? कैल्शियम का नियंत्रण करेगा। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रंथि है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा। घेगा रोग क्यों होता है? आप अक्सर सुनते हैं घेगा रोग हो गया है, तो यह क्यों होता है? आइए जानते हैं घेगा रोग क्यों होता है। तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में जरूरी है। क्या सर? अभी पढ़े थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन अगर होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण सही से होगा। आयोडीन अगर शरीर में नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण सही से नहीं होगा। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर लोग बोलता है हमें आयोडीन युक्त नमक लेने की आवश्यकता है। वाई ही से? बिकॉज घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हुआ तो घेगा रोग हो जाएगा। क्यों सर? थायराइड हार्मोन के निर्माण में बहुत जरूरी होता है। जब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता है तो थायराइड ग्रंथि, मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई और अंग उसका काम करेगा। जी हाँ, अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है तो थायराइड ग्रंथि ज़्यादा मेहनत करती है और उसका आकार बढ़ने लगता है। इसी को हम कहते हैं घोगा। इसे गलगंड या ग्वाइटर भी कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक ज्ञान की बातें आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? शायद आपको नहीं पता होगा, घेगा रोग यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहाँ मिट्टी और पानी में आयोडीन की मात्रा कम होती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी और पानी में, जिन क्षेत्रों की मिट्टी और पानी में आयोडीन की मात्रा कम होती है, वहाँ घेगा रोग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे, जैसे में पहाड़ी इलाके में पानी की समस्या होती है, मिट्टी वहाँ के उपजाऊ उतने नहीं होते हैं, तो इन क्षेत्रों में घेगा रोग ज़्यादा होता है। उनके मिट्टी में आयोडीन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे सर। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। क्यों? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। यदि आयोडीन की मात्रा कम होती है तो थायराइड ग्रंथि ज़्यादा मेहनत करता है, जिससे उसका आकार ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं घेगा या ग्वाइटर। इसके अन्य कारण भी है, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो ग्रंथि है उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। तो क्या होता है सर? देखिए, अभी पढ़े थायराइड, अब फिर पढ़ रहे पैराथायराइड। ओके, थायराइड और फिर पैराथायराइड। आइए देखते हैं। तो अभी आप पढ़े हैं, इस तरह से हमारा ट्राई किया था, है ना? मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अभी आप पढ़े हैं कि देखिए, अभी आप इस तरह से आपको दिखाया है मैंने। अभी पढ़े कौन सा ग्रंथि है सर? ये है थायराइड ग्रंथि। अभी देखे है ना, ये कौन सा ग्रंथि है? ये आपका है थायराइड ग्रंथि। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे,
हाँ चलिए, ये है आपका थायराइड ग्रंथि, और इनके बीच में, और ये जो है ना आपका थायराइड ग्रंथि, इनके इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 4, इस तरह से इनके पीछे, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे अन्य 4 ग्रंथियां हैं। इसी को हम नाम देते हैं पाराथायराइड। क्या नाम देते हैं? पाराथायराइड या पैराथायराइड। समझ गए ना? ये हमारा थायराइड ग्रंथि है, उसके जस्ट पीछे कितनी है? 4 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे भी, आप इसको देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखा दिया गया है, मैंने बना भी दिया है। इसकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई? इसकी संख्या होती है 4, 1 2 3 4। इसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। अभी थायराइड ग्रंथि भी कर रहा था, याद है? कैल्सिटोनिन ये भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से यही करता है। देखो लिखा भी होगा, और इससे भी हार्मोन निकलेगा। वहाँ निकल रहा था थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ जुड़ गया पारा शब्द, तो पाराथायरॉक्सिन। कितना आसान है सब। पाराथायराइड ग्रंथियाँ मटर के दाने के आकार की भी है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे है। कितनी संख्या है इनकी? 4। 4 मतलब 2 जोड़ा, 2 पेयर। ये शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस, यही याद रखना है, ये शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का नियंत्रण रखती है। कौन? पाराथायराइड ग्रंथि। इनसे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पाराथायराइड हार्मोन या पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ध्यान रखेंगे, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, पाराथायरॉक्सिन पाराथायराइड ग्रंथि। बोले तो PTH, P से पारा, T से थायराइड और S से हार्मोन। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आगे बढ़ा जा। इसका कार्य क्या है? अभी पढ़े, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। विटामिन डी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी को सक्रिय करता है, ये क्वेश्चन आया है। वह कौन ऐसा ग्रंथि है जो विटामिन डी को सक्रिय करता है बॉडी में? तो उसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। फॉस्फेट, तो अभी पढ़े हैं कैल्शियम। क्या पढ़े सर? कैल्शियम। दूसरा फॉस्फोरस, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम फॉस्फोरस का नियंत्रण करना, ये इनकी ग्रंथि का मुख्य कार्य है। अगला जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अगला ग्रंथि का नाम क्या है? अग्न्याशय है। अभी हम कुछ देर पहले शुरू में बताए थे, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी भी नहीं है, बहिःस्रावी भी नहीं है। क्या है? मिश्रित है। क्यों सर? क्योंकि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं। स्थिति होता कहाँ है? जो आपका पेट होता है ना, पेट के जस्ट पीछे होता है थोड़ा सा, आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और पेट के बीच, छोटी आंत और पेट के बीच होता है ग्रंथि। पीले रंग का ग्रंथि है। इसका रंग पूछते हैं, अग्नाशय का रंग कैसा होता है सर? अग्नाशय का रंग होता है पीला, पीला रंग का होता है। अंतःस्रावी भाग, अभी कुछ देर पहले बताया हूँ मैं, अग्नाशय का 99% जो भाग है वो है बहिःस्रावी और 1% भाग है अंतःस्रावी। तो यह भी पूछ सकता है, अग्नाशय का 1% भाग क्या होगा? अंतःस्रावी। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? इसे लैंगर हैंस की द्वीपिका भी कहते हैं, बता दिया हूँ मैं। तो अग्नाशय बहिःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। यह बहिःस्रावी की तरह भी काम करता है और अंतःस्रावी की तरह भी काम करता है, दोनों। क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन निकलता है। अगर हार्मोन निकलेगा तो अंतःस्रावी, एंजाइम निकलेगा तो बहिःस्रावी बोलेंगे। और जो 1% भाग है वह अंतःस्रावी, जिसको हम बोलते हैं लैंगर हैंस की द्वीपिका है। इससे निकलता है इंसुलिन, आप सुने होंगे। और बहिःस्रावी, यह अग्नाशय का अग्नाशयी रस, जिसमें एंजाइम होता है, का स्रवण करता है, जो पाचन में सहायक है। पाचन में इंपॉर्टेंट है कौन? बहिःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इससे रस निकलता है अग्नाशयी रस। मैट्रिक में पढ़े होंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस, सुने होंगे जरूर। ए नोट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे हम बढ़ते हैं। अंतःस्रावी भाग से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि से आप देखिए 3 तरह के हार्मोन निकल रहे हैं। कितने तरह के हार्मोन निकल रहे हैं? 3 तरह के। 1 2 3, एक चौथा भी है, 4, है ना। लेकिन उससे पहले जानेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में कोशिका होती है 4 प्रकार की। एक होता है अल्फा कोशिका, एक होता है, पढ़े होंगे, अल्फा बीटा डेल्टा, है ना। एक होता है अल्फा कोशिका, एक होता है बीटा कोशिका, एक होता है डेल्टा कोशिका, एक होता है पीपी कोशिका। सर पीपी क्या है? सब याद रखना है क्या? नहीं। आज जो आपका ग्रंथि जो है अग्नाशय, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका, ठीक है, अल्फा कोशिका,
बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एक है पीपी कोशिका। और इन सभी से एक विशेष प्रकार की हार्मोन भी निकलते हैं, एक विशेष प्रकार की हार्मोन निकलते हैं। तो अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। कैसे याद रखेंगे? अल्फा को मान लेते हैं ए जी, याद रखो, बोलते हैं ना किसी को ए जी क्या हाल है, तो ए से हो गया अल्फा और जी से हो गया ग्लूकागन। याद रखेंगे सर, मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का। दूसरा है बीटा, दूसरा क्या है? बीटा कोशिका, और निकल रहा है क्या? इंसुलिन। तो बीटा को कैसे लिखते हैं? BETA, है ना, बीटा। तो बी से हो गया बीटा, आई से मान लो इंसुलिन हो गया। तो याद रख सकते हैं, तरीका बता रहा हूँ मैं याद करने का, और कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है ना, ये बस तरीका है कि आप किस तरह चीज़ों को याद करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें 4 कोशिका है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका। लेकिन इन सब से अलग अलग हार्मोन भी निकलते हैं। तो अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागन। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलते हैं उसका नाम क्या है? ग्लूकागन। बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलते हैं उसका नाम है इंसुलिन। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन। बस, अगर सब नहीं याद करना है, 2 याद कर लो, अल्फा और बीटा वाला। अल्फा से ग्लूकागन और बीटा से इंसुलिन। इंसुलिन क्यों जरूरी आप पढ़ेंगे? इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में होगा या इंसुलिन कम स्रावित होगा या इंसुलिन नहीं स्रावित होगा तो हमारे शरीर में जो रक्त में शर्करा की मात्रा है वो बढ़ जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसुलिन, ध्यान रखेंगे आप इसको। और डेल्टा कोशिका से जो निकलता है उसका नाम है सोमैटोस्टेनिन, और पीपी कोशिका से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। चलिए, तो इंसुलिन वाला हम बोले इंपॉर्टेंट है, क्यों? आप देख सकते हैं इंसुलिन इंपॉर्टेंट क्यों है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना, है ना। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, नियंत्रित जोड़ दीजिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या होता है सर, समझिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय नामक ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में शुगर, अभी पढ़े हैं ना, शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है, जिससे ऊर्जा बनती है। इंसुलिन निकलता है ना। इंसुलिन कहाँ से निकलता है सर? इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से। पैंक्रिया में कौन कोशिका? बीटा कोशिका। ये पढ़े हैं, बीटा कोशिका से निकलता है। आप देख रहे हैं इंसुलिन का इंजेक्शन आपके सामने यहाँ पे है। डॉक्टर बोलते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए, क्यों? देखिए, डॉक्टर इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब चीनी की बीमारी क्यों होती है? इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में, देखिए क्या है, इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, या इंसुलिन है लेकिन सही से काम नहीं। 2 तरीका होगा, इंसुलिन या तो कम आ रहा है, दूसरा इंसुलिन तो है लेकिन सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में भी हमारे शरीर में शर्करा की स्तर बढ़ जाती है। लिखा है, यदि शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पा रहा है या शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है तो डॉक्टर इंसुलिन थेरेपी की सलाह देते हैं और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला, इंसुलिन की कमी से बचाओ, क्या करेंगे? इसके लिए उपाय है जी, संतुलित आहार ले, मतलब वैसा भोजन करें इसमें शुगर कम हो, कार्बोहाइड्रेट। जैसे सुनते होंगे कि चावल नहीं खाना चाहिए, सुनते हो ना, चावल नहीं खाने चाहिए। और सर चीनी नहीं खाने चाहिए, किसे? जो आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है। नियमित व्यायाम करें, डेली व्यायाम, मतलब योगा कीजिए, चलिए, दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए। व्यायाम करने से भी इसकी मात्रा कम होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। मोटापा इंसुलिन को काफ़ी मात्रा में क्या करता है? कम करता है। मोटापा होगा बॉडी में, इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो वजन को कंट्रोल करना है, तनाव, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ब्लड शुगर का जांच कराते रहिए, डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी है। दवाइयाँ लीजिए, इंसुलिन का टैबलेट लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, और शुगर फ्री दवा भी आ गया मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि इंसुलिन से
डायबिटीज़ से बचाव के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीका है जो आपको दैनिक जीवन में करना चाहिए। ये आपकी ज़रूरी लाइफ के लिए है। कोई नहीं जानता कब किसको क्या हो सकता है। अभी मैं पहले ही बता दिया हूँ। यदि आपको डायबिटीज़ कहीं भविष्य में किसी को हो जाए तो आप इन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो। संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम करना है, वजन कंट्रोल करना है, तनाव ना करें, ब्लड शुगर की क्या करें, नियमित जाँच करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला ग्रंथि है, उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ये आप देख रहे हैं किडनी, एक किडनी देख रहे हैं, एक यहाँ है, एगो यहाँ है। किडनी के ऊपर इस तरह देख रहे हैं, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्रंथि है। किडनी दो गो है तो अधिवृक्क ग्रंथि भी दो। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्रंथि है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। इसी का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है सर? इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो ये होता कहाँ है सर? किडनी के जस्ट ऊपर होता है। कौन ग्रंथि? एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अधिवृक्क ग्रंथि एक जोड़ी अंतःस्राव, कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है, दो, एक यहाँ एक यहाँ। ये दोनों गुर्दों के ऊपर है, मतलब दोनों किडनी के ऊपर है, ठीक है सर। इनका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हार्मोन को देना, जो तनाव, ऊर्जा, संतुलन, रक्तचाप, इंपॉर्टेंट है। तनाव, क्वेश्चन पूछेगा, तनाव के समय जो हार्मोन निकलता है उसका नियंत्रण कौन? अब टेंशन में आते हैं तो कंट्रोल कौन करेगा? एड्रीनलिन ग्रंथि करेगा। ऊर्जा संतुलन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, ये कौन करता है? एड्रीनलिन, है ना। इससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। या इसे याद रखिएगा, इससे जो हार्मोन निकलता है इसका नाम है एड्रीनल हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपातकालीन हार्मोन कौन है, तो आपका उत्तर होगा एड्रीनलिन। इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? आइए समझते इस बातों को। देखिए, कभी कभी आप मान लो आप जंगल में जा रहे हो, अगर रास्ते में कहीं मोटा अजगर आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? डर कर भागोगे ना, एकदम जंपिंग लगाओ, एकदम ऐसा लग रहा है। कोई बोला जाए आपको जंप करने को, जंप नहीं करोगे। कोई बोले भाई दौड़ो, नहीं दौड़ोगे। लेकिन जैसे ही आप सांप को देखेंगे, अजगर, वो इस तरह से अजगर होगा, तब तो क्या करेंगे? दौड़ते दौड़ते भागेंगे, छलांग लगाएंगे। जी हाँ, तो इसको बोला गया है फियर एंड फाइट हार्मोन। जी हाँ, इसको क्या बोला गया है? फियर एंड फाइट हार्मोन। मतलब डरो या लड़ो, डरो लड़ो। और इसी को बोला गया है फ्लाई हार्मोन। फ्लाई भाई डरते हैं, लड़ते हैं, एंड फ्लाइट, उड़ भी जाते हैं, मतलब जंप लगा लगा के भागते हैं। देखिए ना, और कहीं वो कुत्ता खरीद रहा हो, कहीं पागल सन की कुत्ता हो और आपको कहीं खरीद रहा हो तो क्या करोगे? कुछ करोगे ना भाई। खदेड़ रहा हो तो रुक जाओगे वहीं पे काटने के लिए, क्या होगा? तो आपको दौड़ना पड़ेगा। और वो दौड़ने के लिए जो कंट्रोल के लिए कमांड जो भेजा, वो कमांड कौन भेजा? यही एड्रीनल ग्लैंड। और हार्मोन जो है उसका नाम है एड्रीनल हार्मोन। दिल का धड़कन अचानक से बढ़ जाता है, कब? जब डर लगता है तब। तो उन सब का कंट्रोल जो करे उसका नाम है एड्रीनल। तो आशा है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। त्रिकोणीय है, इसका आकार पूछता है कभी कभी बिहार। देखिए ऐसा लग रहा है त्रिभुजाकार है, देखिए थोड़ा सा। यह ग्रंथि कैसी है? त्रिकोणीय है। संरचना, यह दो भागों में होती है, इसके दो पार्ट है, मतलब दो तरह की ग्रंथि है। एक होता है बाह्य, इसको बोलते हैं बाह्य प्रावरणी, इंग्लिश में याद रखिए। एक होता है भीतरी मज्जा। बाह्य को एड्रीनल कॉर्टेक्स और भीतरी को एड्रीनल मेडुला। मतलब इसके दो प्रकार हैं, आप इंग्लिश में याद रखेंगे, एग्जाम में इंग्लिश में ही आएगा। एक को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और एक का नाम है मेरे भाई मेडुला। क्या नाम है? मेडुला। तो अधिवृक्क का आंतरिक वाले भाग को बोलते हैं मेडुला और बाहरी वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन एवं उनके कार्य, इनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है थोड़ा हम जानते हैं। इनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकल, देखते हैं। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल।
तो एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, वो सोडियम वह जल का पुनः अवशोषण करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और एक हार्मोन है कोर्टिसोल, दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए। इससे कोर्टेक्स से 2 हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन जो क्या करता है, सोडियम व जल का पुनः अवशोषण, रक्तचाप का नियंत्रण, और भी पढ़ाया हूँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता था। हार्मोन का अलग नाम कौन सा, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अगला है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करेगा, तनाव, जब टेंशन होते हैं तो बॉडी को रिलैक्स फील करता है, ग्लूकोज से कंट्रोल करता है, सूजन अगर हो गया सूजन कम करे। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन है आगे हम बताते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें जो आपका हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन, जिसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन। तो यह हार्मोन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको गौर से याद रखेंगे। इसको फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। क्यों, यह हृदय गति का रक्तचाप बढ़ाता है, तेजी से ऊर्जा देता है। बोले डर रहे हैं तो हम लोग सरपट भाग रहे थे, कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, तो ये हार्मोन जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है तो उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। ओके चलिए, तो हृदय गति को कौन बढ़ा रहा है, एड्रीनलिन। ऊर्जा कौन दे रहा है तेजी से, एड्रीनलिन। इसलिए इसको बोला गया है आपातकालीन हार्मोन बोला गया है। काम क्या है देखिए, तनाव के समय शरीर को ऊर्जा देना, चयापचय, रक्तचाप, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, मतलब ब्लड प्रेशर, सूजन व प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करना। सूजन वूजन हो गया तो कंट्रोल करेगा यही। चलिए, अगला है जनन ग्रंथि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जनन ग्रंथि भी अंतस्रावी ग्रंथि के तरह काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि के तरह भी काम करती है। अगर इनसे हार्मोन निकलता है तो वह बहिस्रावी अंतस्रावी बन जाती है, अगर इनसे अन्य द्रव निकलते हैं तो बन जाती है बहिस्रावी। तो क्या है जनन ग्रंथि, देखिए जनन ग्रंथि एक ऐसा अंग है जो युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन कर। युग्मक क्या है सर, आप पढ़े होंगे, युग्मक 2 तरह के होते हैं, आप क्लास में पढ़े होंगे, शुक्राणु। तो वैसा ग्रंथि जिससे शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु का निष्कर्षण जिस ग्रंथि से होता है उसको हम कहेंगे जनन ग्रंथि। और सिर्फ शुक्राणु ही नहीं, साथ साथ सेक्स हार्मोन भी निकलता है। जी हाँ, तो समझ गए, जनन ग्रंथि वैसी ग्रंथि है, हम बोल सकते हैं मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है ना, सिर्फ हार्मोन नहीं निकल रहा है। तो जनन ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जिनसे युग्मक बोले तो शुक्राणु और अंडाणु तथा सेक्स हार्मोन का उत्पादन होता है। पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम होगा वृषण, जो क्या निकालता है, शुक्राणु। महिलाओं में जनन ग्रंथि का नाम है अंडाशय, जिनसे क्या निकलता है, अंडे। अंडे इसको हम बोलते हैं अंडाणु, इनको हम क्या नाम देते हैं, अंडाणु नाम देते हैं। आप देख सकते हैं पुरुषों में इस तरह से गोलाकार रचना होती है, पुरुषों में इस तरह से एक गोलाकार रचना होती है। ये होता है इनका पेनिस, है ना। पेनिस के जस्ट नीचे, याद रखिएगा, पेनिस जो होता है, पेनिस के जस्ट नीचे एक इस तरह से गोलाकार रचना होती है। इसी रचना का नाम है वृषण। क्या नाम है, वृषण। तो पूछेगा पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन है, वृषण है। आइए महिलाओं में इस तरह से एक ग्रंथि है ना, इस तरह से गोला गोला सा थोड़ा देख रहे हैं आप, छोटा सा, तो इसी का नाम है अंडाणु, सॉरी हाँ अंडाशय। अंडाणु नहीं बोलेंगे इसको हम क्या नाम देंगे, अंडाशय। अंडाणु नहीं होगा, अंडाशय होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, तो अंडाशय नहीं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अंडाणु बोला गया है, क्या होगा, अंडे मतलब अंडाणु, और अंडाणु कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। तो 2 तरह के ग्रंथि हुए जनन ग्रंथि, एक हुआ आपका वृषण, वृषण को हम बोलते हैं टेस्टिज, है ना, और एक होता है आपका अंडाशय। वृषण होगा पुरुष में, अंडाशय होगा महिलाओं में। आगे आइए, जनन ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एगो पुरुषों में जनन ग्रंथि, एगो महिलाओं में। पुरुषों में नाम हुआ वृषण, महिलाओं में क्या नाम हुआ, अंडाशय। अब हम पढ़ते हैं पुरुष वाला।
तो वृषण क्या होता है? ये दो होते हैं। वृषण कितने होते हैं सर? दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक लेफ्ट और एक राइट, जो अंडकोश में स्थित है। अंडकोश क्या है सर? वृषण जो होता है ना, जो वृषण है वो एक थैली नुमा रचना में होता है, उसी को हम नाम देते हैं अंडकोश। तो अंडकोश दो, अंडकोश समझ गए ना। वृषण एक थैली नुमा तंतुमयी रचना में बंद है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंडकोश। ये शुक्राणु और पुरुष हार्मोन बनाते हैं। तो वृषण ही पढ़े, वृषण क्या बनाते हैं सर? वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिवृषण, तो आपको बस नाम याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही है आपका, उसका नाम है वृषण। तो कौन कौन से पुरुष जनन अंग है सबका नाम देखिए। वृषण होता है, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिका। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे या 2 नंबर वाले प्रश्न में, ठीक है। और पुरुष के बारे में जानना है थोड़ा सा, इसमें खासकर हमें महिलाओं के बारे में पढ़ना है इसमें। तो वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्रमार्ग। ये कुछ अंग है जो पुरुषों में जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। बस आपको इतना एक याद रखना है, एक और चीज़ और, ठीक है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, शुक्राशय यह एक थैली है जो वीर्य में तरल पदार्थ मिलाती है। तो वीर्य के निर्माण में जो ग्रंथि हेल्प करता है उसका नाम है शुक्राशय, और एक और ग्रंथि उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। वीर्य क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। वृषण, तो वृषण पुरुष जनन प्रणाली का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। कोई पूछे आपसे वृषण क्या, आप देख सकते हैं वृषण यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से 2 गोलाकार जो रचना है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं 2 गोलाकार जो रचना है ना, इसी को हम नाम देते हैं वृषण। ये वृषण, ये जो पेनिस है इसके दोनों अलग अलग साइड में है, और ऊपर का, और एक और चीज़ अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था मैं, क्या चीज़ देखिए, और ऊपर का जो ये रचना देख रहे हैं थोड़ा सा, जिस थैली में यह बंद होता है, उस थैली का जो नाम है, उस थैली का नाम क्या है सर? अंडकोश नाम है। तो आपको थोड़ा सा इन बातों को याद रखना है। वृषण की संख्या 2 है, दोनों पेनिस के देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट है, और यह जिस थैली में बंद होता है उस थैली का नाम है अंडकोश। एक तंतुमय थैली होता है, और वृषण पुरुष जनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। चलते आगे। ये देखिए लिखा है, एक थैली में लटकी होती है जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम अंडकोश कहते हैं। अगला है वृषण से निकलने वाला हार्मोन और द्रव। वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन निकलता है वृषण से। यह एक मुख्य एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन क्या होता है? अगर हार्मोन अगर पुरुष में निकल रहा है तो एंड्रोजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है एंड्रोजन हार्मोन का नाम लिखे तो टेस्टोस्टेरोन। वीवीआई प्रश्न है एग्जाम में, जो पुरुषों के वृषण में पाया जाता है। कहाँ होता है टेस्टोस्टेरोन? वृषण में, यही बताया हूँ मैं। और यह यौन विकास व प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्पत्ति मुख्य रूप से अंडकोश में और थोड़ी मात्रा में अर्धवृक्क। मुख्य रूप से अंडकोश में बनता है, मतलब वही वृषण। कार्य क्या है? पुरुष यौन अंगों का विकास। पुरुष में जनन अंगों का विकास कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसका एक काम नहीं, बहुत सारा काम है। पहला काम क्या है? यौन अंगों का विकास, शुक्राणुओं का निर्माण, यौन इच्छा को बनाए रखना, यौन इच्छा, मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती। ध्यान रखिएगा, ये मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती भी बनाए रखता है। मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करना। मेन काम इसका क्या है? 2 है। मेन काम 2 है इसका, याद रखेंगे आप सही बच्चे। मेन काम इसका कितने हैं? 2 है। और जो पहला काम उसका मेन क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु कहाँ बनता है? इसी में। और दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो है जनन अंगों का विकास। किसका विकास? जनन अंगों का विकास। पुरुषों में होता है तो पुरुष हार्मोन होगा। अब देखिए, एक होता है शुक्राणु। पूछता है शुक्राणु क्या है? शुक्राणु इसको इंग्लिश में स्पर्म या स्पर्माटोजोआ भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुक्राणु क्या हम समझते हैं। तो शुक्राणु क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, है पहला क्लास है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए, तो शुक्राणु क्या है समझिए। शुक्राणु पुरुष जनन प्रणाली की वह कोशिका। ध्यान रखिए, शुक्राणु क्या है? कोशिका है। यह यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका की बनी होती है। तो शुक्राणु अंडा पढ़े है ना, वृषण, तो वृषण से एक कोशिकीय सजीव निकलता है, वही है शुक्राणु। तो शुक्राणु पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक कोशिका है जो अंडाणु से मिलकर क्या करती है, निषेचन। तो एक शब्द यहाँ आया सर, निषेचन क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो अभी पढ़े हैं मादा युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक जो है उसका नाम है अंडाणु। और नर युग्मक कौन सा है सर, तो नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। तो मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु, इन दोनों का संयोजन ही क्या कहलाता है सर, निषेचन। तो समझ गया निषेचन क्या है, तो मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु, ये मिलते कहाँ है, फेलोपियन नलिका। स्त्री की जनन अंग में एक प्रमुख हिस्सा होता है फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में हम डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं या डिम्ब नलिकाएं भी कहते हैं। इन डिम्ब नलिका में निषेचन होता है, कब, जब मादा युग्मक अंडाणु और पुरुष युग्मक नर युग्मक शुक्राणु मिलते हैं। तो आपको निषेचन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका विशेषता क्या है, बहुत छोटी गतिशील कोशिका, याद रखिए गतिशील है, स्थिर नहीं है। ये इस तरह से होता है सर, देख सकते हैं आप बोर्ड पर, इस तरह से होता है, इसमें पूंछ भी होता है, लंबा सा है, गतिशील है। काम क्या है शुक्राणु का, अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन। दूसरा, पुरुष के आनुवंशिक गुण को स्त्रियों में पहुंचाना, बिल्कुल पुरुष के आनुवंशिक गुण को स्त्रियों में पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। मानव शुक्राणु का जीवन काल ये कितने दिन तक जीवित है, वीर्यपात के बाद। जब वीर्यपात क्या होता है, वीर्य अगर निकल गया पुरुष के जनन अंग से, तो वीर्यपात। अधिकांश शुक्राणु महिलाओं के जनन अंग पथ के बाहर कुछ मिनटों में ही मतलब शुक्राणु का जीवन काल बहुत कम है। अगर शुक्राणु निकल रहा है, ठीक है, तो महिलाओं के जनन अंग के बाहर कुछ मिनट में ही मर जाते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली में प्रवेश करती है तो वे 1 से 2 दिन तक जीवित रहेगा, मात्र 1 से 2 दिन तक ही जीवित रहेगा। और अधिक से अधिक कितना, 5 दिन, मतलब सामान्यतः कितना है, 1 से 2 दिन, और अधिक से अधिक कितना, 5 दिन। प्रयोगशाला स्थिति में, प्रयोगशाला मतलब अगर कोई लेबोरेटरी में इस काम को कर रहा है तो इसको 7 दिनों तक जीवित रखा जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप उतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे लेबोरेटरी में इसको 7 दिन तक जीवित रख सकते हैं। लेकिन स्त्रियों की जो जनन अंग है उसमें 1 से 2 दिन या मुश्किल से 5 दिनों तक जीवित रहता है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शुक्राणुओं का जीवन काल, बस यही आपको याद रखना है, मानव शुक्राणुओं का जीवन काल कितना है, 24 से 48 आवर्स है। इनका यह जीवन काल पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मतलब ये बदलते रहते हैं। वीर्य क्या होता है, आइए समझते हैं। वीर्य एक सफेद चिपचिपा तरल पदार्थ है जो शुक्राणु और अन्य पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जो शुक्राणु और अन्य तरल पदार्थ हो, इसमें 2 चीज होगा, शुक्राणु होगा, अन्य पदार्थ होंगे। सर अन्य पदार्थ कहाँ से आते हैं, अरे कहीं से आता होगा, तो उस कहाँ से आता है बताइए। तो जो आता है उसका नाम है, अभी पढ़े प्रोस्टेट ग्रंथि, अभी पढ़ के आ रहे थे, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार ग्रंथियों से द्रव निकलते हैं, ठीक है। तो समझ गए, वीर्य एक सफेद चिपचिपा तरल द्रव है जो शुक्राणु और अन्य तरल पदार्थों से मिलकर बने होते। स्टार मार्क लगा दिया गया है, अन्य तरल, खाली शुक्राणु ही नहीं होता, अन्य तरल पदार्थ भी होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, सोचिए ये वीर्य जो है ये पुरुषों में होता है, इतना आवश्यक है। वीर्य क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, सिट्रिक अम्ल, ये पूछा हुआ है कि वीर्य में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। लेकिन अम्ल तो सिट्रिक है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसकी प्रकृति क्षारीय है। क्षारीय है मतलब पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। तो समझ गए वीर्य क्या है, तो वीर्य एक चिपचिपा तरल पदार्थ है जो शुक्राणु और अन्य प्रकार के तरल पदार्थों से मिलकर बनते हैं। वो तरल पदार्थ कहाँ से निकलते हैं सर, वो तरल पदार्थ निकलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि से, काउपर ग्रंथि से और शुक्राशय से। तो इसमें चार बड़ी मतलब 4 अंग मिलकर इसको बना रहा है। एक तो वृषण जिसे शुक्राणु निकल रहा है, दूसरा शुक्राशय, तीसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, चौथा काउपर ग्रंथि। पीएच मान कितना होगा इसका, 7.2 से 8, इसका पीएच मान 7.2 से 8 के बीच होता है।
उत्पत्ति, वीर्य का निर्माण अंडकोश, शुक्राणु, वाहिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्य कोश से होता है। वीर्य का कार्य क्या है? शुक्राणुओं को एक माध्यम देना जिससे वे अंडाणु तक पहुंच सके। वही बताया हूं मैं, शुक्राणु एक कोशिकीय है, उसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। तो शुक्राणु को बस अंडकोश शुक्राणु को स्त्रियों की जनन अंग में पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है। शुक्राणु को पोषण देना, शुक्राणु को पोषण भी देता है। स्त्री जनन मार्ग में शुक्राणुओं के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, वातावरण भी प्रदान करता है। अब आता है मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में कौन कौन सा भाग है? योनि, गर्भाशय। हम लोगों ने नर जनन अंग पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं अब मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में कौन कौन से अंग है सर? तो मादा जनन अंग में जो अंग है उसका नाम है योनि, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि। एक और भाग होता है वल्वा, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। ये मादा जनन अंग में प्रमुख भाग है। चलिए थोड़ा सा हम बोर्ड पर इसको हम थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे कि कहाँ पर कौन सा भाग होता है। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इधर। ये जो देख रहे हैं ना, इसको लाल कलर का पूरा देख रहे हैं, इसका नाम है फेलोपियन नलिका। और ये छोटा सा जो इधर है और इधर आप देख रहे हैं, इसका नाम है अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय नाम है। और ये बीच वाला जो भाग इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये है आपका गर्भाशय और ये है आपका ग्रीवा। ठीक है, ये आपका है योनि। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मादा जनन अंग की रचना है। तो मादा जनन अंग में मुख्य भाग कौन कौन से हुए? तो मुख्य भाग अंडाशय है, गर्भाशय है, फेलोपियन नलिका है, वल्वा है और एक और भाग है ग्रीवा। ग्रीवा कहाँ है सर? ये देखिए, गर्भाशय और योनि के बीच के स्थान को हम क्या नाम देते हैं? ग्रीवा। ये आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय है और ये योनि है, इनके बीच वाले भाग को हम क्या नाम दिए? ग्रीवा। आगे बढ़ते हैं। मादा जनन अंग के मुख्य भाग योनि, समझ गए। योनि एक पेशीय नली है जो गर्भाशय, ग्रीवा से लेकर शरीर के बाहर तक फैली है। गर्भाशय से लेकर शरीर के बाहर तक यह संभोग के दौरान शुक्राणु प्राप्त करती है। तो संभोग के दौरान शुक्राणु कौन प्राप्त करता है? योनि। गर्भाशय यह एक खोखला नसपाती, पूछता है गर्भाशय का आकार कैसा है? नसपाती, जहाँ भ्रूण का विकास, यही एग्जाम में पूछेगा आपसे, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा गर्भाशय। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा गर्भाशय। शुक्राणु कहाँ जाता है? किस मार्ग से जाता है? तो आंसर होगा आपका योनि। अगला है ग्रीवा। गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि में खुलता है क्या कहलाता है? ग्रीवा। गर्भाशय का वह भाग जो योनि में खुल रहा है उसको हम नाम देंगे ग्रीवा। अगला है फेलोपियन नलिका, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इसको हिंदी में हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हम हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी। ये ट्यूब गर्भाशय से अंडाशय तक, ध्यान रखिए, गर्भाशय से अंडाशय तक। अंडाशय तक क्यों सर? अंडाशय में अंडाणु होता है और अंडाणु निकल के जाएगा फेलोपियन नलिका में और फेलोपियन नलिका में पढ़े हैं शुक्राणु आता है। ये दोनों मिलता है, निषेचन होता है। फिर याद रखिएगा एक और बात, शुक्राणु प्लस अंडाणु, इन दोनों के मिलने से जो बनता है ना जीव, उसका नाम है जाइगोट। पूछा भी है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से या निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आपका उत्तर होगा जाइगोट, या हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थान है कौन? फेलोपियन नलिका। अगला है अंडाशय। ये महिला के प्रजनन अंग है जो अंडे का उत्पादन, अंडे मतलब अंडाणु, अंडे मतलब अंडाणु, तो अंडाणु का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। सबका अपना अलग अलग कार्य है। अंडाणु शुक्राणु का मिलन स्थल कौन है सर? तो मिलन स्थल फेलोपियन नलिका है। ठीक है, आपको इन सही बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अंडाणु शुक्राणु के निषेचन से क्या बनता है? तो आपका उत्तर होगा जाइगोट। तो आशा है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होगा। जस्ट थोड़ा सा और है, फिगर आपका देख सकते हैं। अगला है मादा हार्मोन कि मादा के शरीर से कौन कौन सा हार्मोन, जिस तरह पुरुष में पड़े हैं टेस्टोस्टेरोन, उस तरह याद रखेंगे मादा में मुख्य रूप से दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा? अंडाशय से। पुरुष में मुख्य काम कौन कर रहा था? ग्रंथि का वृषण, और ये तो पुरुष में था, ये था आपका पुरुष में, जिससे निकल रहा था शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन। वही मादा में जो मुख्य काम करेगा वो ग्रंथि के रूप में, उसका नाम है अंडाशय। तो अंडाशय बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडाणु यही ना बनता है जी। और यहाँ से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। याद रखेंगे ये हार्मोन महिलाओं में यौन, मासिक धर्म, गर्भावस्था, रजोवृत्ति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म होता है प्रत्येक 28 दिनों पर, है ना, जो 3 से 5 दिन, कभी कभी 7 दिन तक भी रह जाता है। तो इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हार्मोन। स्त्रियों में जनन अंगों का विकास होता है, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सब हार्मोन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब है अगले स्लाइड में हम पढ़ें एस्ट्रोजन। तो मासिक धर्म एस्ट्रोजन क्या करता है, काम क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, मादा हार्मोन है, ध्यान रखेंगे, ये अंडाशय से निकलता है। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो अंडाशय से निकलता है सर, ठीक है। इसका काम क्या है? काम पढ़ना है। मासिक धर्म चक्र को कंट्रोल करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मासिक धर्म को कंट्रोल करना। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है और मासिक धर्म चक्र को शुरू करने और बनाए रखने में हेल्प करता है। द्वितीयक यौन विशेषताओं का विकास, जैसे स्तन का विकास, कुल्हा का विकास और अन्य शारीरिक क्रियाओं का विकास। गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करना, स्त्रियों के गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करना, इसका भी काम कौन करता है? अंडाशय। अंडोत्सर्ग, सर अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंडाशय से अंडों को निकालने की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय से, नाम है अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडा का उत्सर्जन, ये भी काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। अगला है हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, यह भी काम है एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन का काम क्या क्या है? मासिक धर्म चक्र को कंट्रोल करना, यौन विकास करना, गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करना, अंडोत्सर्ग करना। अगला हार्मोन जो आपका है प्रोजेस्टेरोन है, एक गर्भावस्था को बनाए रखता है, मासिक धर्म मतलब दोनों काम लगभग सेम सेम है, स्तन का विकास, शरीर के तापमान का विनियमन, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न आपका है मासिक धर्म। क्या होता है मासिक धर्म? एक मिनट। मासिक धर्म समझिए क्या होता है, क्यों होता है मासिक धर्म। तो स्त्रियों में अभी हम पढ़े हैं कि अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होते हैं फैलोपियन नलिका में, और इसको हम कहते हैं जाइगोट। जो जीव बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट विकसित होते हैं भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कहाँ विकास हो रहा है? गर्भाशय में। तो एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो तो अंडाणु का क्या होगा? अंडाणु तो हमेशा आ रहा है ना फैलोपियन नलिका में, याद रखिएगा। अंडाणु तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मासिक स्राव कब होता है? मासिक स्राव आपके शरीर में तब होगा जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होगा। अगर निषेचन हो गया तो जीव की उत्पत्ति होगी, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अंडाणु शुक्राणु अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अंडाणु शुक्राणु का अगर निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। परिपक्व होने के बाद 28वें दिन वे मतलब 28वें दिन वे योनि के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिसके साथ साथ ब्लड और अन्य गंदे पदार्थ भी निकलते हैं। तो इसी प्रक्रम को हम बोलते हैं मासिक चक्र, क्योंकि यह प्रत्येक 28 दिन पर या कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। देखिए मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जहां महिला के गर्भाशय की परत योनित से रक्त और ऊतकों के रूप में बाहर निकलता है। पर गर्भाशय की दीवार फट जाएगा, वो ब्लड निकलेगा,
अंडाणु निकलेंगे, उससे ही बाहर निकलेंगे। आमतौर पर मासिक धर्म चक्र का हिस्सा होता है। चक्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह प्रत्येक 28 दिन पर पुनरावृत्ति होती है इसकी। यह हर महीने सामान्यतः 28 दिनों पर होता है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के लिए शरीर की तैयारी का एक हिस्सा है, जहाँ हर महीने एक अंडा विकसित होता है और गर्भाशय की परत में मोटी हो जाती है। अंडा विकसित होगा और गर्भाशय की परत में मोटी हो जाएगी, और वो जब गर्भाशय की परत मोटी हो जाएगी तो फट जाती है, और फटने के बाद ब्लड के साथ बाहर निकलती है योनि मार्ग से। यदि देखिए, यदि अंडाणु, अभी पढ़ाया हूँ मैं, यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो परत टूट जाती है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो परत टूट जाएगी और रक्त स्राव के रूप में बाहर निकल जाए, जैसे पीरियड। यह हार्मोनल परिवर्तन द्वारा कंट्रोल। हार्मोनल क्यों बोल रहा है? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखेंगे आप सही बच्चे। और लगभग 2 से 7 दिनों तक चलता है, ध्यान रखिएगा। इसका अवधि है 2 से 7, और औसत कितना हुआ? 5 दिन हुआ। तो लगभग 2 से 7 दिन या औसतन 5 दिन तक भी ये रह जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मासिक धर्म क्या है। अगर अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं हुआ तो जो अंडाणु विकसित होते हैं वो गर्भाशय के फटने के कारण वो बाहर निकल आते हैं, जिसके साथ ब्लड भी आते हैं, अन्य गंदे पदार्थ भी आते हैं, और यह प्रक्रिया प्रत्येक 28 दिन पर पुनरावृत्ति होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मासिक धर्म या मासिक चक्र। और स्त्रियाँ जो हैं आज के समाज में इसको लज्जा समझती है। ये लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ है सर। तो इसके लिए शर्माना नहीं चाहिए। और हाँ, मासिक धर्म में के समय में कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती है कि आप जब मासिक धर्म जब होती है स्त्रियों में, तो उस समय स्त्रियों को उन पदार्थों को नहीं छूना चाहिए जिससे संक्रमण फैल जाए, और उन्हें जो क्या बोलते हैं पैड, है ना, उन्हें गंदे कपड़े की जगह पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शर्माना नहीं है। और शर्म अगर कर रहे हैं तो फिर कभी आपके शरीर में समस्या आ सकती है, फिर वो समस्या छोटी होगी लेकिन बाद में एक बड़े क्या बोलते बीमारी का रूप ले सकती है। तो इसलिए ऐसे स्थिति में स्त्रियों को शर्माना नहीं चाहिए। मासिक धर्म का कारण अभी पढ़े। मासिक धर्म तब होता है जब एक महिला का शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार होता है, लेकिन गर्भावस्था के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण नहीं होता। इसका मुख्य कारण है हार्मोनल परिवर्तन। इसमें होता क्या है, हर महीने एक अंडाणु छोड़ती है और इसे ओवल्यूशन कहते हैं। अंडाणु निकलता ही बोले हैं, अंडाणु निकलेगा। अंडाणु कहाँ विकसित हो गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय की परत मोटी हो जाएगी, और जब अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और रक्त के रूप में योनि के बाहर निकल जाती है। तो यह स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, पहला चरण में क्या होता है, हम एक अलग पेज लेते हैं। पहला चरण में क्या होता है, ये अभी पढ़े अंडाशय। अंडाशय से क्या निकला सर? अंडाणु। अंडाशय से क्या निकला? आपका अंडाणु निकला। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु निकला और ये अंडाणु विकसित हो गया। ये अंडाणु विकसित हो गया, लेकिन इसका निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है अंडाणु को पोषण प्रदान करने के लिए। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति फट जाती है, उसमें होता है कॉपर्स ल्यूटियम, फट जाती है, जिसके कारण योनि मार्ग से ब्लड, अंडाणु और अन्य गंदे गंदे पदार्थ निकलते हैं। इसी को बोलते हैं मासिक चक्र। चलिए, लक्षण। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो क्या लक्षण है? मासिक धर्म शुरू होने से पहले या उसके दौरान निम्नलिखित लक्षण दिखाई देंगे। पेट या कमर में दर्द, मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन होगा स्त्रियों में, थकान, स्तनों में सूजन, सिर दर्द, मुहासे निकलना, भूख लगना या खास खाने की इच्छा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है मासिक धर्म के समय या उससे शुरू होने से पहले स्त्रियों में कौन कौन सी लक्षण प्रदर्शित होती है। मासिक धर्म की अवधि अभी पढ़े। मासिक धर्म की अवधि औसत कितना दिन? 28 दिन, लेकिन आमतौर पर 21 से 35 दिनों के बीच भी होता है। रक्तस्राव की अवधि आमतौर पर 2 से 7 दिन, 3 से 7 दिन, या औसत की अगर बात करें तो 5 दिन या 5 दिन तक रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मासिक धर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितने दिनों के पश्चात अंडा है ना, जो अंडे जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं।
तो 28वें दिन पर वो क्या योनि से बाहर निकलते हैं परिपक्व होकर। एक और क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, हम बता रहे हैं। ये अंडाणु जो है, ये अंडाणु अंडाशय से कितने दिन पर निकलता है? 14 दिन पर। अंडाणु निकलता है अंडाशय से 14 दिन पर, और परिपक्व होकर योनि से निकलता है प्रत्येक 28 दिन पर। तो इस बात को थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे, बस थोड़ा देर का और क्लास है। आगे देखिए, अगला एक टॉपिक है यौना आरंभ। यौना आरंभ क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यौना आरंभ। यौना आरंभ वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का शरीर वयस्क के रूप में प्रजनन के लिए तैयार होता है। कोई बच्चा है, उसका शरीर अगर प्रजनन, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 12 साल 13 साल 14 साल का कोई बच्चा है, अगर उसका शरीर जनन करने की योग्य हो जाती है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं यौनारंभ। तो याद रखिएगा, जो बालक में बालिकाओं में जो यौनारंभ की जो अवधि है वो आपका है 12 वर्ष, 10 से 12। बालिकाएं यौन विकास के लिए जल्दी तैयार हो जाती है, जबकि बालक में इसकी अवधि है 12 से 14 वर्ष। तो बालिकाओं में अवधि कितनी है? 10 से 12 वर्ष, और बालक में 12 से 14 वर्ष। तो बस 1 साल 2 साल का गैप होता है यौनारंभ। तो यौनारंभ समझ गए क्या हुआ? यौनारंभ हमारे जीवन का वह चरण है, मानव जीवन का वह चरण है जिसमें मानव शरीर जनन क्षमता के योग्य हो जाते हैं। इस दौरान शरीर में कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। यह हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, जो नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो यौनारंभ के समय लड़कियों में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब भावना बदल गया, शरीर की रचना बदल गई। जैसे में स्तनों का विकास, स्तनों की वृद्धि होती है, मासिक धर्म, शरीर के आकार में बदलाव, त्वचा में बदलाव, त्वचा तैलीय हो जाता है, त्वचा पर रोआ जमने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यौनारंभ का पहला संकेत है स्तनों का विकास। यौनारंभ का अर्थ हुआ, पहला संकेत क्या है? स्तनों का विकास। आपके शरीर के जनन अंगों के बगल में बाल उगने लगते हैं, ये भी यौनारंभ की स्थिति है। मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, शरीर के आकार बदलाव, लंबाई आपका बहुत तेजी से बढ़ता है इस काल में। त्वचा में बदलाव, त्वचा तैलीय हो जाता है, और कभी कभी सुनते होंगे मुंह पर पिंपल निकल जाते हैं। तो यह यौनारंभ की निशानी है, यह स्वाभाविक है, यह प्राकृतिक चीज़ है, और यह सभी में घटित होता है। तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगला है यौनारंभ के समय लड़कों में परिवर्तन या बालकों में परिवर्तन। तो यौनारंभ के समय लड़कों में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यह साधारणतः 9 से 14, बताया ना 9 है यहाँ पे, आपको 12 याद रखना है, 12 से 14 वर्ष के उम्र के बीच होता है। लेकिन यह हर व्यक्ति में अलग अलग समय पर हो सकता है, उनके वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है कब हुआ, लेकिन अक्सर 9 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन क्या होता है देखते हैं। शरीर की लंबाई में वृद्धि, आप पढ़े होंगे, आप सबको पता है। यौनारंभ के समय लड़कियों में समझ गए, अब लड़का में समझिए। लड़का में क्या हुआ? शारीरिक परिवर्तन में क्या हुआ कि सर जी दाढ़ी मूछ का आना, जनांगों पर बाल का उगना, लंबाई में वृद्धि, आवाज़ का भारी होना। देखिए स्त्री में आवाज़ पतला हो रहा था, हम लोगों में आवाज़ क्या हो गया? भारी हो गया। अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, पुरुष को देखकर स्त्री का आकर्षण, स्त्री को देखकर पुरुष का आकर्षण, यह भी यौनारंभ की एक गुण है, ठीक है। आगे देखिए, स्वप्न दोष होना। स्वप्न दोष क्या होता है सर? नींद में वीर्य का निकलना। नींद में अगर वीर्य का निकल रहा है आपके, है ना, नींद में वीर्य का निकलना अक्सर होता है क्या है, बालकों के शरीर में जो वीर्य का निर्माण होता ही पढ़े हम, वृषण, शुक्राशय, ये सभी लोग मिलकर करते हैं। और नींद में कभी कभी क्या होता है, ये वीर्य जो वीर्य होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्वप्न दोष। याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सेक्स हार्मोन का उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में क्या था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आप देख सकते हैं बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अगला है मानसिक परिवर्तन में क्या? आत्मचेतना, है ना, मूड जल्दी बदलना, कोई भी काम करना है जल्दी मूड बदल गया, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण,
अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भावना, मतलब स्वतंत्र रहेंगे, खूब घूमेंगे, इस नहीं सब। कभी कभी तनाव, शर्म या असुरक्षा महसूस होना, तनाव है या शर्म हुआ, ये सभी इसी समय होता है। निर्णय लेने की क्षमता, ये सब दोनों में है, जो बौद्धिक क्षमता है और जो भावनात्मक क्षमता है, स्त्री पुरुष दोनों में होता है। निर्णय लेने की क्षमता, सोचने और तर्क करने की क्षमता, भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर, लड़के इस उम्र में अक्सर भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आज ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, शादी होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे बारात लेकर जाएंगे, ऐसे घर चलाएंगे, है ना। तो अक्सर ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है और ये यौनारंभ की एक निशानी है। अगला लास्ट है, एक ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी आपको नींद नहीं आती है, रात के 2 बजे 3 बजे सोते हैं, इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या है? आपका पीनियल ग्रंथि सही से कार्य नहीं कर रहा है। अगर पीनियल ग्रंथि सही से कार्य नहीं करेगा तो आप ध्यान रखेंगे आपको कभी सही से नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आपकी मानसिक और संतुलन है ना, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकती है। जी हाँ, तो देखिए यह ग्रंथि मस्तिष्क के बीचों बीच है, थैलेमस के पास होती है। सेरिब्रल इतना याद नहीं रखना है आपको। इसका रंग हल्का लाल भूरा होता है। यह हार्मोन का स्रवण करती है, मतलब सर यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जी हाँ, यह एक हार्मोन का स्रवण करती है। यह ग्रंथि दिमाग और शरीर के बीच जैविक घड़ी का काम, क्वेश्चन पूछा है कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी का काम करती है, तो आपका उत्तर होगा पीनियल ग्रंथि। नींद को कंट्रोल करने वाला ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। यह पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन है। यह अंधेरे में अधिक और प्रकाश में कम, इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रकाश में नहीं सोना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जब रात को सोते हैं या दिन में भी सोते हैं तो क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं। खासकर रात के समय लाइट को ऑफ कर, दिन में तो प्रकाश होता ही है, लेकिन रात के समय लाइट को ऑफ करके सोते हैं। क्यों सर? लाइट को ऑफ करके सोने से फायदा क्या है? लाइट को अगर ऑफ करके सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो पीनियल ग्रंथि है यह एक हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन हार्मोन प्रकाश की तुलना में अंधेरे में ज़्यादा सक्रिय होता है, और यह जब ज़्यादा सक्रिय होगा तो हमें सुकून भरी नींद आती है, और जब सुबह उठते हैं तो हमें बेहद अच्छा महसूस होता है। इसलिए बोला जाता है कहीं भी लाइट जलाकर रात को नहीं सोना चाहिए। या हम लोग बोलते हैं रात को मोबाइल फ़ोन मत चलाओ। मोबाइल फ़ोन चलाओगे आपकी आँख, आपका जो नेत्र है उस लाइट को स्टिमुलेट कर रहा है और ब्रेन को पहुंचा रहा है, और ब्रेन में क्या है, पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लाइट देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए अगर अक्सर अधिक देर तक आप मोबाइल चलाते हैं तो आपके लिए खतरे का निशानी है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि अब काम करना बंद कर देगा, और जिस दिन ये ग्रंथि अपना काम करना बंद कर देगा आपका नींद, चैन, सुख सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम यही आपको क्या देंगे, एडवाइस देंगे कि आप रात के समय मोबाइल ना चलाएं तो ही अच्छा होगा, और हाँ सोते समय लाइट को ऑफ कर दें। ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बन रहा है मस्तिष्क में, और यह हार्मोन तब सक्रिय होगा, तब काम करेगा, तब ज़्यादा निकलेगा जब लाइट ऑफ होगी, प्रकाश नहीं होगा। चलिए इसका काम क्या देखिए, नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करना। नींद और जागना कब है, कंट्रोल करेगा। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर को बताता है कि कब सोना है और कब जागना है, कब सोना है और कब जागना है। ये बताने वाला हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन है। प्रकाश और अंधकार के प्रति संवेदनशीलता, प्रकाश ज़्यादा है तो बढ़िया, प्रकाश कम है तो बेकार है, कोई काम की नहीं है। इसको तीसरी आँख भी कहते हैं। वाह जी वाह। तो ये भी पूछा हुआ है, तीसरी आँख कौन है? महादेव जी का आँख? ना जी, तीसरी आँख हमारे शरीर का कौन है? पीनियल ग्रंथि है। शंकर जी में 3 गो आँख होता है, हम लोगों में नहीं है, लेकिन हम लोगों में भी है सर। 2 गो आँख तो दिखाई दे रहा है, और जो तीसरा आँख है हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच है, उसका नाम आप देख सकते हो, उसका नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि है दोस्त। तो मानव की तीसरी आँख कौन है? पीनियल ग्रंथि है। तो यदि आपसे आज से आपको कोई बोले आपके पास 2 ही आँख है, तो आप बोलोगे नहीं हमारे पास 3 आँख है। 2 आप देख पा रहे हैं और एक आपके हमारे मस्तिष्क में बीच में है, जो नींद के साइकिल को, कब सोना है कब जागना है, इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है।
यौन विकास को नियंत्रित करना। मेलाटोनिन का स्तर यौन विकास की गति को प्रभावित कर सकता है। किशोरावस्था से पहले मेलाटोनिन उच्च स्तर पे होता है, जिससे यौन परिपक्वता में देरी हो सकती है। तो यौन परिपक्वता में अगर देरी हो रही है, अगर आपके शरीर में यौन विकास देरी से हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण भी कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन भी है। शरीर की जैविक घड़ी को बनाए रखना, नींद, भूख, शरीर का तापमान, हार्मोनल चक्र सब किस पर निर्भर करता है? मेलाटोनिन पर। यदि आपको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रहा है, चैन नहीं आ रहा है, सुख नहीं हो रहा है, तो याद रखिए आप शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन गड़बड़ हो गया है। जो पीनियल डॉक्टर है, पीनियल ग्रंथि है, एक काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे। अगला है विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कैसे? वाई वी कॉल विटामिन डी एज अ हार्मोन। देखिए विटामिन तो बहुत सारे ए बी सी डी ई के है ना, लेकिन एक ही विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है मेरे भाई, उसका नाम है विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। कैसे? कैल्शियम, फास्फोरस। एक कमेंट अभी कुछ देर पहले पढ़ा के आया था मैं, कैल्शियम फास्फोरस का कंट्रोल कौन करता है? पाराथायरॉइड ग्रंथि। ध्यान रखिए, भूलिए मत, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल कौन कर रहा है? पाराथायरॉइड ग्रंथि। बिल्कुल वही काम विटामिन डी भी करता है। हड्डियों का विकास, हड्डियां मजबूत। आप सुनते होंगे विटामिन डी नहीं है तो सूर्य में सुबह में जाओ, सूर्य को जल दो, है ना, तो क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। हमारा स्किन विटामिन डी को अवशोषित करता है जी, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी जिसे कोल्सिफेरॉल और एग्रोकैल्सिफेरॉल के रूप में, ये दो विटामिन डी के दो प्रकार हैं, D3 और D2। D2 को हम बोलते हैं एग्रोकैल्सिफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम है, और D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल के रूप में भी जाना जाता है। एक वसा में घुलनशील, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन, पढ़ेंगे चैप्टर में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका नाम है DEK और A, DEK। तो डेका याद रख लो, डेका वसा में घुलनशील। जो बच गया B और C वो जल में घुलनशील है। ओके, तो ये कहाँ बनता है विटामिन डी? त्वचा में। भी क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन डी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? त्वचा में। कब? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होता है, पराबैंगनी किरणें होती है, जो विटामिन डी को त्वचा में निर्माण करने में हेल्प करती है। हार्मोन पढ़ ही लिया, हार्मोन क्या है, अब तो पता चल गया वो हार्मोन क्या है सर। तो हार्मोन शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक संदेशवाहक है, जब केमिकल ही तो है, जो विभिन्न शारीरिक कार्य का नियंत्रण करते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से ये विशेष अंगों में चले जाते हैं। तो रासायनिक संदेशवाहक क्यों बोल रहे हैं? केमिकल है और संदेश को पहुंचा रहे हैं, इसलिए हार्मोन को हम कहेंगे रासायनिक संदेशवाहक। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन के मुख्य कार्य अभी पढ़े, वृद्धि, विकास, चयापचय सब पढ़ा दिया हूँ मैं, बस थोड़ा सा। प्रजनन, मनोदशा, इंसुलिन से रक्त में शर्करा के स्तर को कम करना, है ना। थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एड्रिनालिन तनाव और खतरे की प्रतिक्रिया। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यौन विकास, और एस्ट्रोजन महिलाओं में यौन विकास। तो हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा अंतःस्रावी प्रणाली, बहिःस्रावी प्रणाली और उनके कुछ हार्मोन। तो लास्ट बार एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। तो इस क्लास को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और यदि आपको यह क्लास बढ़िया लगा हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। यह क्लास काफ़ी लंबा चला गया है, और आपके कमेंट के आधार पर, आपके कमेंट के रिएक्शन पर ही मैं आपका फिर अगला क्लास जल्द ही लूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।